So hi everyone, I welcome you all to PW channel of IT German CSI Net। उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट लेक्चर की, जहां पे मैंने आपसे डील किया था कि भाई ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना क्या क्या रहता है। तो CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको NMR IR मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ने रहते हैं। यूवी से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो जो आपकी मेजर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन रहता है इट रिवॉल्व्स अराउंड NMR एंड IR, राइट। तो आज इस सीक्वेंस में हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे मैं आपसे बात करूंगी आईआर की। पीवाईक्यू आपके आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनकी मैं आपसे डीलिंग करूंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर सुनना, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आप बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर में, तो एनएमआर में मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। लाइक नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो एनएमआर का है वो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। अभी इस लेक्चर में आपसे बात करूंगी कि अगर आपके पास में कभी भी आप एनएमआर सिग्नल लेने जा रहे हो तो उस एनएमआर सिग्नल में जो भी आपके पास में प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेट सपोज आप 1H एनएमआर ले रहे हो, ठीक है। उस 1H एनएमआर में मैंने बोला आपके पास में अगर जैसे सपोज ये प्रेजेंट है कि CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O और फिर यहाँ पे ले लो CH3, राइट। अब अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स दैट दिस कंपाउंड विल शो, तो आप बोलोगे मैम एक तो इसका सिग्नल आने वाला है, एक इसका सिग्नल आने वाला है और एक इन प्रोटॉन्स का सिग्नल आने वाला है। इट मीन्स जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सब अपना अपना सिग्नल देंगे, राइट। अब बात होती है कि अगर इसका अपना सिग्नल जो आ रहा है वो सिग्नल आपका स्प्लिट होता है या नहीं होता। मतलब अगर आप इसको एनएमआर डेटा में देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। देखो अगर इसका आप स्पेक्ट्रा लोगे तो लेट सपोज ए के लिए बात करूं तो मैंने बोल दिया इसका सिंगलेट आएगा क्योंकि इसका अपना एक सिग्नल आएगा। अगर बी की बात करती हूँ तो बोलूंगी इसका अपना आएगा, और अगर सी की बात करती हूँ तो इसका अपना एक सिग्नल आएगा। इसका मतलब है कि मेरे को 3 सिंगलेट मिलने वाले हैं, सबका अपना अपना सिग्नल आने वाला है, राइट। लेकिन जब बात करते हैं ना स्प्लिटिंग की, तो हम, आपने पढ़ी होगी ये चीज, हम ये बोलते हैं कि भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्रोटॉन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास वाले एडजेसेंट वाले जो आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड से अगर कपलिंग कर जाता है, अगर कपल कर जाता है, दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड्स कपल कर जाते हैं तो एक्चुअली आपको स्प्लिटिंग शो होती है, राइट। ये चीज हम पढ़ते हैं ना। तो इसी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कपलिंग कांस्टेंट से। दैट मीन्स कपलिंग को बताते हो आप कपलिंग कांस्टेंट J से, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड आती है, वर्ड आता है, टर्म आती है यहाँ पे कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट करके वर्ड आता है एंड दैट इज डिनोटेड बाय J वैल्यू। तो उसको आप J से डिनोट करते हैं। और वेरी सिमिलरली जैसे आप इसको केमिकल शिफ्ट को निकालते थे, राइट। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जैसे आप निकालते थे और उसमें लिखते थे कि ppm इक्वल्स टू हर्ट्ज अपॉन मेगा हर्ट्ज, राइट। और हर्ट्ज को अगर बोलूं तो बोलूंगी आपका ppm इनटू में मेगा हर्ट्ज। ये चीज पढ़ते थे ना हम शिफ्ट के टाइम। तो बिल्कुल वही चीज है कि जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको भी आप हर्ट्ज में निकालते हो। किस में निकालते हो? हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हो। तो ये फॉर्मूला जो आपने शिफ्ट के लिए पढ़ा है वो इस पे भी लगाया जा सकता है। दैट मीन्स अगर मैं J के लिए बोलूंगी तो J को इन हर्ट्ज आप लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल्स टू ppm इनटू द मेगा हर्ट्ज वैल्यू, राइट। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो आपकी मेगा हर्ट्ज में होती है, इस वैल्यू को अगर आप इनटू कर दोगे तो एक्चुअली आपको जो J है वो हर्ट्ज में मिल जाएगा, राइट। आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ये चीज। अब सुनना, देखो ये जो कपलिंग होती है ना इसकी, अब ये कपलिंग कौन कौन सी अलाउड है, मतलब कब कब हो सकती है, कैसे कैसे पॉसिबल है, जरा वो सुनना आप मेरी बात। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेते हुए यहाँ पे आपसे बोलती हूँ कि जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O और CH3 मैंने यही प्रेजेंट आपका कंपाउंड ले रखा है, राइट। अब अगर बात आती है कि मैम किस किस की कपलिंग कब कब पॉसिबल है, राइट, कब कब ये कपलिंग जो J है ये कब कब वैलिड है, कब कब आप मान सकते हो। तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में कोई एक एटम प्रेजेंट है और उसके जस्ट पास में एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो कि कैसा है, एक्टिव है, राइट। कैसा है, एक्टिव है। लेट सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि कोई भी ये X करके मैंने स्पीशीज ले ली विच इज NMR एक्टिव, और इसके पास में हाइड्रोजन भी लगा हुआ है विच इज ऑल्सो NMR एक्टिव। इट मीन्स जब भी आपके पास में 2 NMR एक्टिव स्पीशीज लगी होंगी, इनका मतलब इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे कपल कर जाए थ्रू दिस बॉन्ड, तो हमने कहा यहाँ पे जो कपलिंग होगी ना वो एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे है। कितने बॉन्ड के डिस्टेंस पे? एक बॉन्ड के। इट मीन्स ये कैसी कपलिंग होगी, आप बोलोगे ये 1J कपलिंग होगी,
कैसी होगी ये? 1J कपलिंग होगी। इट मींस दोनों जो आपके पास में एनएमआर एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट है वो सिर्फ एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इट मींस ये कैसी है? 1J कपलिंग है, राइट। इट मींस इसका सिग्नल जो सिंगलेट आने वाला था वो इसकी वजह से स्प्लिट हो सकता है, एंड वेरी सिमिलरली इसका सिग्नल जो आने वाला था सिंगलेट वो इसकी वजह से स्प्लिट हो सकता है। इट मींस ये चीज अगर दोनों ही एनएमआर एक्टिव होंगे तो यस एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे इस तरीके से एक दूसरे से कपलिंग शो करेंगे और अपने अपने सिग्नल्स इनके स्प्लिट हो जाएंगे इन द रेस्पेक्टिव सिग्नल्स, राइट। अब सुनना, देखो अगर स्प्लिटिंग ऐसी हो जाती है, लेट सपोज पहले सिंगलेट आ रहा था ऐसे करके, जैसे क्या बोलते हो आप, स्मॉल एस से डिनोट करते हो और बोलते हो ये है सिंगलेट, राइट। क्या बोलते हो इसे आप कि ये सिंगलेट है। अगर सपोज करना इसका सिंगलेट आ रहा था और हाइड्रोजन की वजह से इसका सिंगलेट जो है, इसका सिग्नल जो है वो स्प्लिट कर गया, राइट। तो ये जो स्प्लिटिंग है ड्यू टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की आई वैल्यू कैसी है, बोलोगे हाफ है। तो जिन भी एटम्स की आई वैल्यू आपकी हाफ होती है उनकी वजह से जो हम स्प्लिटिंग देखते हैं ना यहाँ पे, उनकी वजह से जो आप स्प्लिटिंग देखते हो एक्चुअली वो आप एक्सप्लेन करते हो n+1 रूल से। किससे एक्सप्लेन करते हो? n+1 रूल से। और n क्या है? जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट आपके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जैसे H है भाई, H यहाँ पे एक ही है ना, अगर यहाँ पे सिमिलर इधर भी मैंने लगा दिया कि ये भी H है, ये ऐसे ले लो, ये चलो नेक्स्ट में समझाऊंगी इसे, अभी यहाँ पे तो अभी समझना आप। मैंने बोला अगर आपने एक H यहाँ पे लगा दिया, राइट, तो आप लिखोगे स्प्लिटिंग जो होगी वो कैसे होगी? 1+1 से होगी, राइट। इट मीन्स 2 होगी। तो मैंने कहा 2 का मतलब है कि डबलेट होगा। क्या होगा? डबलेट होगा। इसका मतलब है कि जो आपका एक सिग्नल था जो सिंगलेट था, अब वो कैसा हो जाएगा? तो बोलोगे वो डबलेट हो जाएगा। इट मीन्स एक सिग्नल अब आपको ऐसे और ऐसे दिखेगा, इट मीन्स वो 2 में टूट गया। तो सिंगल स्मॉल डी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट मीन्स डबलेट बताते हो, राइट। तो ये कब हो पाया? जब आपके पास में एक जो एनएमआर एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट थी वो सिर्फ एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट थी, जिसको आप क्या बोलोगे? 1J कपलिंग बोलोगे। अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड्स कपल करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिग्नल क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, ठीक है। ये चीज होती है, समझना। देखो आगे, तो ये तो हुआ आपका 1J कपलिंग, दैट मीन्स ये तो हुआ एक पोर्शन, राइट। अब समझते हैं, देखो इसको सेकेंड केस यहां लेती हूं मैं। आप ऐसे लो कि आपके पास में जो एनएमआर एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट है वो 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। सपोज ये कोई A है, लेट सपोज ये कोई B है, और ये एक ही कार्बन प्रेजेंट है, इट मींस 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे, राइट। तो अगर इनके मैग्नेटिक फील्ड को कपल करना है तो वो यहां से लेकर यहां तक इसको ऐसे कपल करना पड़ेगा। इट मींस 2 बॉन्ड्स आ गए ना बीच में, तो बोलेंगे आपके पास में जो केमिकली, सबसे पहली कंडीशन कहीं भी आप कपलिंग ना करा दे, जो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, इट मींस जो केमिकली अलग अलग है ना प्रोटॉन्स, एक्चुअली वो सिग्नल्स को कपल करवा सकते हैं, वो स्प्लिटिंग करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बात बोलती हूँ आपसे, यहाँ पे देखना, ये HA हो गया, लेट सपोज ये भी HA हो गया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ इसका जो सिग्नल है ना, क्या वो इसकी वजह से स्प्लिट करेगा? अब बोलोगे मैम दोनों सेम ही तो है, क्यों स्प्लिटिंग होगी? एकदम सही है ना। वेरी सिमिलरली मैंने आपसे बोला अगर ये B है, क्या इसका सिग्नल इसकी वजह से स्प्लिट करेगा? बोलोगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये A है तो ये B है, इट मींस केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो जो भी आपके पास में हाइड्रोजन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, एक्चुअली उस एक का सिग्नल अपने पड़ोसी वाले हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा? स्प्लिटिंग शो करेगा, ठीक है। अभी जो स्प्लिटिंग होने वाली है किस रूल से हो रही है? यहाँ पे n+1 रूल से हो रही है। इट मींस अगर इसका सिग्नल आपको सिंगलेट मिल रहा था तो डेफिनेटली जब इसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी आपको डबलेट मिलेगा, और वेरी सिमिलरली अगर इसका सिग्नल आपको सिंगलेट मिल रहा था तो इसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी उसमें आपको डबलेट मिलेगा, क्योंकि रूल चला n+1। तो जितने भी पड़ोस में लगे हुए हैं उनको आप ऐड करके बता सकते हो, एकदम सही। अब लेट सपोज इसी एग्जांपल में मैं आपसे इस चीज को आगे बढ़ा के ऐसे बोलती हूँ कि एक तीसरी वैलेंसी भी HA वाली ही है ना। कैसी है? HA वाली ही है। तो मैंने बोला HB पे कौन कौन कपलिंग शो कर सकता है, राइट। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो सुनना, आप बोलोगे मैम 1, 2 ये प्रेजेंट है इसके पास में, HA ये कपलिंग कर सकता है, 1 और 2 ये भी एक 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इट मींस ये भी कपलिंग कर सकता है। तो ये दोनों तो सेम ही हुए ना। आप ऐसे बोलोगे कि मैम जो कपलिंग हो रही है वो एक्चुअली 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे हो रही है, 1 and 2, 1 and 2, इट मींस 2J कपलिंग है कि नहीं है? तो बोलोगे मैम ये 2J कपलिंग तो है। इस 2J कपलिंग में भी जब HB पे बात करते हैं तो बोलते हैं HA दोनों कपलिंग करने वाले हैं, दैट मींस स्प्लिटिंग शो करेंगे, इसका सिग्नल इन दोनों की वजह से स्प्लिट हो जाएगा, राइट। अभी जो स्प्लिटिंग होगी ना, इस स्प्लिटिंग को मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि जो HA है वो दोनों तो सेम ही है। इट मींस जो आपको स्प्लिटिंग शो करनी होगी वो आप n+1 से करोगे, राइट। तो जब n+1 आप पुट करते हो ना, n+1, तो n में 2 सिमिलर टाइप के सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं। जैसे HA कितने हैं? 2 है, तो बोलोगे 2+1, इट मींस क्या है? ट्रिपलेट है ना। इट मींस क्या है? ट्रिपलेट है। तो जितने भी आपके पास में जो भी पड़ोसी आपके स्प्लिट करने वाले हैं, सेम पड़ोसियों को आप सेम काउंट करोगे। जैसे HA सेम पड़ोसी है तो मैंने एक साथ में काउंट करा 2 और 2+1 कर दिया, डन। ऐसे करते हैं जी, समझ में आ रही है आपके? तो बोला ये तो हुई अपनी 2J कपलिंग,
ठीक है, ये तो हम क्या जानते हैं, ये तो है 2J कपलिंग। अब बात आती है ऐसे तो कितनी भी कपलिंग पॉसिबल है, तो कितनी भी नहीं, एक्चुअली जैसे जैसे आपकी बॉन्ड डिस्टेंस या दूर होती जाती है ना, बॉन्ड बीच में बहुत सारे आने लगते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ने लगते हैं एक्चुअली आपकी कपलिंग वीक होने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कपल कर रहा है वो वीक कपल करता है अगर आपका बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता है तो बोला यहाँ पे है 1J, यहाँ पे है 2J। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा के लेके जाऊं और लेट सपोज मैंने बोल दिया कि 3J कपलिंग की मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, 3J कपलिंग की बात कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे देखूंगी तो बोलूंगी ये आपके पास में कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन प्रेजेंट है, एकदम सही है। अब अगर मुझे कपलिंग लेनी है, कपलिंग करनी है, तो मैंने बोला यहाँ पे H, यहाँ पे H, इन दोनों को डिफरेंट होना बनेगा, तो बोला ये A है तो ये B होना चाहिए। अगर मैं कपलिंग करवा रही हूँ तो बोलूंगी यहाँ से 1 2 3, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B की वजह से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो बोलेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ A है वो कपल करेगा विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। अगर कपलिंग होगी तो डेफिनेटली इसका जो एक सिग्नल है वो इसकी वजह से डबलेट में टूट जाएगा। एंड वेरी सिमिलर मैनर जो आपका एच बी का एक सिंगलेट आ रहा था वो एच ए की वजह से किस में टूट जाएगा, डबलेट में टूट जाएगा, एकदम सही है। तो बोलेंगे यहाँ से कितने बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये कार्यक्रम हो पा रहा है, तो आप बोलोगे मैम 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे हो पा रहा है, 1 2 और 3। इट मीन कैसी कपलिंग है, 3J कपलिंग है, राइट। ये कैसे कपलिंग है, 3J कपलिंग है। कर लेंगे इस तरीके से और समझना। देखो अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो ऐसे करके एच बी लगा दिया, अब आपसे पूछ रही हूँ क्या एच ए की स्प्लिटिंग बी की वजह से होगी, तो आप बोलोगे मैम लेट मी चेक द बॉन्ड डिस्टेंस, तो बोलोगे 1 2 3, तो अभी भी 3 है, इट मीन्स ये भी 3J कपलिंग है, तो पॉसिबल है। अब जब एच ए पे आप कपलिंग करा रहे हो ना, जब आप इनकी कपलिंग करा रहे हो तो एक्चुअली एच बी को ना, जितने भी एच बी हो उनको आप एक साथ में काउंट करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहीं किया था, राइट। तो बोलोगे अगर एच ए की कपलिंग होने वाली है, अगर इसकी स्प्लिटिंग होगी तो वो n+1 से होगी, तो n इसके लिए कौन है, सिमिलर एच बी कितने हैं, 2 है, तो बोलोगे 2+1, इट मीन ये कैसे जाएगा, ट्रिपलेट में जाएगा। बोलिए भाई समझ में आ रही है कि बात मेरी। तो ऐसे करके आपके पास में जो सिमिलर हाइड्रोजन होते हैं ना उनको आप एक साथ में ही काउंट करते हैं और फिर इस तरीके से आंसर देते हैं। क्लियर है बात। तो ये थी आपकी 3J कपलिंग। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1J हो गया, 2J हो गया, 3J हो गया, 4J भी पॉसिबल है क्या, तो समझना। देखो मैंने बोला 4J के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये कार्बन हो गया आपके पास में, ये हाइड्रोजन हो गया, बीच में एक बॉन्ड और, बीच में एक बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ से मैं बात कर रही हूँ 4J कपलिंग की, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स ये बात हो रही है 4J कपलिंग की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है, 4J कपलिंग की बात हो रही है। इट मीन्स एक जो हाइड्रोजन आपके पास में ये प्रेजेंट है वो जब कपलिंग करेगा तो वो दूसरे हाइड्रोजन से कपलिंग करेगा जो कि 4 बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, राइट। अब आप खुद सोचो अगर ये कपलिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ से कपल करेंगे, स्प्लिटिंग पॉसिबल है, तो ये जो स्प्लिटिंग होगी ना, अब ये स्प्लिटिंग या ये कपलिंग ये वीक नहीं होगी, है ना, क्योंकि बॉन्ड बीच में इतने सारे आ गए तो डेफिनेटली 4J कपलिंग जो होती है वो आपकी वीक होती है। तो इसको बोलते हो आप कि ये एक वीक कपलिंग है। कैसी कपलिंग है, ये एक वीक कपलिंग है। इस तरह की कपलिंग को हम जब ही कंसिडर करेंगे जब आपके पास में एग्जामिनर या क्वेश्चन में मेंशन होगा, जब आपको एग्जामिनर बोल दे कि कंसिडर 4J कपलिंग, या आपके पास में कुछ इस तरीके से डेटा प्रेजेंट है इन दी क्वेश्चन जो 4J कपलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी आप कंसिडर करते हो अपनी 4J कपलिंग, अदरवाइज आप 4J को नहीं लेते, राइट। क्योंकि 4J कपलिंग अपने आप में कैसी है, वीक कपलिंग है, पहली बात, राइट। दूसरी चीज एक समझना, देखो ये चीज और भी कब पॉसिबल है या आपको कब देखने को मिलती है, जैसे आप जब एरोमेटिक सिस्टम देखते हो, मतलब आप सॉरी रिंग सिस्टम देखते हो, तो मैंने बोला इस तरीके से आपके इसमें रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, सही है बात। यहाँ पे आपके इसमें HA है और 1 2 3 4 बॉन्ड के डिस्टेंस पे HB प्रेजेंट है, राइट। मोस्टली या यूजुअली व्हाट वी गॉट टू सी इज जब आप 4J कपलिंग देखोगे ना, तो 4J कपलिंग आपको आपके रिंग सिस्टम में मोस्टली दिखती है। कब दिखती है, रिंग सिस्टम में मोस्टली आप देखते हो कि ये कपलिंग कर पाते हैं, राइट, जो कि आपके पास में इस शेप में प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको W दिख रहा होगा तो आप कहते हो मैम ये 4J कपलिंग जो है ना ये एक तरीके की वीक कपलिंग है, या फिर आप बोल दो कि एक टाइप की W कपलिंग है, इसको W कपलिंग के नेम से भी जानते हैं, वीक कपलिंग के नेम से भी जानते हैं, 4J भी बोलते हैं। इट मीन्स ऐसी वाली कपलिंग आपको ऑलमोस्ट कहाँ देखने को मिलेगी, तो हम कहेंगे इस तरीके के जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट होंगे आपके पास में, उसमें आपको ये 4J देखने को मिलेगी। जो आपके डेटा या PYQ में जो कभी चीज आई हुई है वो इस टाइप के क्वेश्चन में आई हुई है। जब आपसे ये पूछा था कि भाई ये एक HB है, ये एक HA है, इसका जो आ रहा था वो सिंगलेट आ रहा था, तो जब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आता है कि सिंगलेट तो इसका आ रहा है, अब इसके सिग्नल को कौन कौन स्प्लिट कर सकता है, तो आपने बोला एक हाइड्रोजन जो इसके जस्ट पास में हो। देखना देखो कहाँ पॉसिबिलिटी है, सुनिएगा। मैंने बोला यहाँ पे भी तो H हो सकता है और HB है, लेट्स सपोज, या C ले लो, बोला HC है। अब बताओ, अब बोलो कि 1 2 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे है, इट मीन्स इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके जैसे कपल करेगा तो स्प्लिटिंग शो करेगा, 3J है ये,
राइट, 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे है तो 3J है, तो यस स्प्लिटिंग पॉसिबल है, कपलिंग पॉसिबल है। व्हाट अबाउट HB, जब ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आए, है ना, व्हाट अबाउट HB। अच्छा सुनो, सारी पॉसिबिलिटी सुनना, तो आप बोलोगे मैम इसी पे एक और लगा दो, वो तो पॉसिबल नहीं है, 4 वैलेंसीज ऑलरेडी इसकी डन है, राइट, तो यही लग सकता था, वो 3J हो गया। और थोड़ी दूर लगा के देखें तो यहाँ बोला HD ले लेते हैं, अब देखते हैं इसकी डिस्टेंस स्प्लिटिंग, तो बोलोगे 1 2 3 और ये 4, इसी की तो बात कर रही हूँ। तो चाहे तुम यहाँ आ जाओ ये भी W है, चाहे तुम यहाँ चले जाओ ये भी W है, इट मीन्स बोलोगे ये जो W टाइप की कपलिंग है ओनली वी हैव टू कंसिडर देन व्हेन इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन या फिर इट इज बीइंग सेड बाय द एग्जामिनर, मतलब जब आपसे बोला गया हो तभी आप लेते हो, उससे अदरवाइज कंसिडर नहीं करते क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ वीक कपलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कपलिंग कांस्टेंट होते हैं जिनका मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया है कि भाई ये आपके पास में पॉसिबिलिटी है। अब ना मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई किस तरीके से जो J वैल्यू दैट मीन्स जो कपलिंग कांस्टेंट है इसका डेटा भी मेंशन होता है जो आपको बताता है कि भाई किस टाइप की कपलिंग यहाँ पे हुई है। तो कभी कभी जब अभी मैं क्वेश्चंस भी लूंगी PYQs, उनमें जब आपके पास में डेटा दिया हो ना तो उस डेटा को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कपलिंग इसने कंसिडर करी है कौन सी नहीं करी। वो कब लगा पाओगे, जब डेटा पता होगा। ठीक है, तो आपसे डिस्कस करती हूँ, देखो यहाँ पे वो, चलिए इससे पहले आप एक बात समझना, देखो J वैल्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताती हूँ, फिर हम चलते हैं J वैल्यू पे। सुनना, देखो इसके लिए ऐसे समझो आप, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले रखा है, राइट, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले रखा है, ठीक है, और मैंने बोला है 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ये A है ये B है, राइट। अब जो अभी मैंने आपसे चीज बोली थी कि ये जो आपके पास में कपलिंग होगी वो 3J कपलिंग होगी, राइट। अभी आपसे मैंने क्या बोला था कि ये जो कपलिंग पॉसिबल है, यस इट इज 3J कपलिंग, डन, कि आपके पास में ये A है तो ये B है, दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे कपल कर जाएगा तो डेफिनेटली इसका सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, अब सुनना, देखो अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो डेफिनेटली आप बोलोगे वो N+1 रूल से होगी, इससे होगी, N+1 रूल से होगी। इसका मतलब है अगर HA के लिए देख रहे हो तो बोलोगे B जितने भी प्रेजेंट होंगे, जितने भी इससे अलग हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब स्प्लिटिंग शो करेंगे, तो 1+1 दैट मीन्स यहाँ पे 2, राइट। तो 2 का मीनिंग मैंने डबलेट बोला था, क्या बोला था, डबलेट बोला था कि इस तरीके से आपकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब सुनना, देखो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी, जैसे सपोज आपके पास में पहले सिंगलेट था ऐसे, राइट, अब जो आपका स्प्लिटेड सिग्नल बनेगा वो सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा जिसको आपने डबलेट बोला और स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया, एकदम सही है। अब सुनना, देखो यहाँ पे बातें कुछ होती हैं, ये जो आपके पास में बना ना स्प्लिटेड सिग्नल, एक्चुअली इनको कहा जाता है पीक्स, राइट, इनको क्या कहा जाता है, पीक्स कहा जाता है। इट मीन्स पहले इट वाज सिग्नल, a single signal, now the splitted signal has become different peaks, it means ये 2 peaks में टूट चुका है, राइट। अब अगर मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे केमिकल शिफ्ट की बात करी थी और एक बात बोली थी कि शिफ्ट वैल्यू ना एक्चुअली आप ऐसे बताते हो कि यहाँ से, सुनना देखो, देखना इसको ध्यान से, मैंने बोला आप ऐसे आप अपनी केमिकल शिफ्ट वैल्यू बताते हो, राइट, ये आपकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है वो कुछ यहाँ आ रही है, यहाँ आपका कहीं TMS का सिग्नल होगा, TMS से अगर आप कहीं भी सिग्नल को देखते हो तो बोलते हो, इंटरप्रिटेट करते हो कि भाई यहाँ से इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इस तरीके से मिल रही, एकदम सही है। अगर ये सिग्नल आपका स्प्लिट हो जाता है ना तो आपको स्प्लिटेड सिग्नल की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगी, इट मीन्स कहीं सेंटर में आपको यहाँ पे इन दोनों की क्या मिलेगी, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलेगी। अब ओरिजिनल सिग्नल तो 2 में टूट चुका, इट मीन्स आप बोलोगे कि मैम एक तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपको सेंटर में दिख रही है ना, एक यहाँ दिखेगी और एक आपको यहाँ दिखेगी। कहने का मीनिंग क्या है कि एक आपकी डेल्टा वैल्यू लेट सपोज इसकी थी 2.0 ppm, 2 ppm थी मतलब, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपको 2 ppm पे यहाँ मिलती है ना, 2 ppm पे अगर आपको ये वैल्यू यहाँ मिल रही थी ना, तो अभी यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी, इसके साथ साथ आपको 2 और वैल्यूज जो केमिकल शिफ्ट की मिली है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, इट मीन्स ये वैल्यू आपको थोड़ी ज्यादा मिली है इससे, तो बोलेंगे लेट सपोज 2.2 पे मिली है, ये वैल्यू आपको थोड़ी इससे लेस मिली है, लेट सपोज ये 1.8 पे मिली है। इट मीन्स जो आपके पास में एक सिग्नल था वो एक्चुअली 2 सिग्नल में स्प्लिट हो गया, तो शिफ्ट वैल्यू भी आपको इस तरीके से मिलेगी कि एक हायर वाली, एक आपके पास में लोअर वाली, इट मीन्स हायर वाली बोलूं तो एक डी शील्डेड और एक वैल्यू मिलेगी आपको शील्डेड, इस तरीके से, और उनका एवरेज जो आप लगाएंगे वो आपको ओरिजिनल सिग्नल जो था उसकी शिफ्ट वैल्यू दे देगा, राइट। अगर इन दोनों से आप एवरेज लगाते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल की आपकी शिफ्ट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब सुनना, देखो यहां से बात एक आती है कि जब आपके पास में ये सीन हुआ, ठीक है, आपका सिग्नल इस तरीके से स्प्लिट हो गया, तो उस स्प्लिटेड सिग्नल में जो पीक्स बनी ना, ये जो 2 डिफरेंट पीक्स बनी है, एक्चुअली कितनी हाइट की होती है ना, ये कितनी हाइट की होती है, ये कैसे आइडिया लगाया जाता है। अभी तो ये ठीक है डबलेट था, अगर ट्रिपलेट ये बना होता, लेट सपोज ये ट्रिपलेट बना होता है ना, ये आपका सिग्नल, एक सिग्नल 3 में टूटा होता लेट सपोज, तो वो ट्रिपलेट किस तरीके से आता, ध्यान से सुनना, वो ट्रिपलेट किस तरीके से आता, इधर वो ऐसे आएगा,
कि तीनों पीक सेम हाइट की जाएंगी, या फिर वो ऐसे आएगा कि एक आपने ये ले लिया, एक डबल हाइट ले लिया और फिर एक सिंगल हाइट ले लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कहना चाह रही हूँ क्या ये इंटेंसिटी रेशो कहते हैं इसे। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ पीक्स होती है ना आपकी, ये जो पीक्स बनी है, इन पीक्स की हाइट कितनी है, इस चीज को एक्चुअली इंटेंसिटी से हम डील करते हैं। तो हम बोलते हैं ये इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, क्या ये सेम रहेगी, दैट मीन्स 1:1:1 रहेगी, या फिर ये इस तरीके से आएगी, दैट मीन्स 1:2:1 आएगी, राइट। अब इस चीज को कौन बताता है, ये इंटेंसिटीज के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स के बारे में, ये चीज आपको पता चलती है पास्कल्स ट्रायंगल से। जो पास्कल्स ट्रायंगल आप एनएमआर में पढ़ते हैं, एक्चुअली वो आपको बताता है कि एक सिग्नल जो आपका स्प्लिट हुआ है इन द डिफरेंट सिग्नल्स, जो पीक्स बनी है उनकी इंटेंसिटी क्या रहने वाली है। क्या वो ऐसे आएंगे, देखो ट्रिपलेट ऐसे भी आ सकता है, ट्रिपलेट ऐसे भी आ सकता है, तो कौन सा ट्रिपलेट पॉसिबल है, इस चीज का आइडिया आपको देता है पास्कल्स ट्रायंगल, राइट। अब आगे सुनना, देखो पास्कल्स ट्रायंगल पे मैं जाऊंगी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी अभी एक बात और है यहाँ से, वो आप सुनना, देखो उसके बाद आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। सुनना देखो, अब मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि लेट सपोज इसी में कंटिन्यू करते हुए मैंने बोला एक मेरे पास में हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ है और एक कार्बन पे हाइड्रोजन मेरे पास में यहाँ है, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि HB का जो सिग्नल है वो इसकी वजह से भी स्प्लिट होगा, क्योंकि जितने भी डिफरेंट अलग अलग पड़ोसी हैं वो सब स्प्लिटिंग कराएंगे, क्योंकि सबका मैग्नेटिक फील्ड कपल करेगा। तो बोल रहे हैं अगर B की कपलिंग A के साथ होती तो स्प्लिटिंग होगी, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं n+1 से, एकदम सही है। अब जो C है, C ये भी तो अलग है, तो इसकी स्प्लिटिंग भी B के साथ कपलिंग होगी तो स्प्लिटिंग होगी। तो बोलेंगे यहां से भी ये कपलिंग करेगा तो m+1 से करेगा। किससे करेगा? m+1 से। भाई n कोई फिक्स थोड़ी है, वेरिएबल ही तो है, और जिसका मतलब क्या है, जितने भी आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है आसपास में, जितने भी पड़ोसी हैं डिफरेंट पड़ोसी, वो एकदम सही है ना। तो बोला ये जो स्प्लिटिंग होगी वो n+1 m+1 से होगी। इट मीन्स यहाँ से मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आपके पास में 1+1 और ये भी आपके पास में 1+1 इस तरीके से स्प्लिटिंग देगा। तो मैंने बोला 2 और ये 2, इट मीन्स डबलेट ऑफ डबलेट, आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी कि जो एक सिग्नल था वो आपका डबलेट ऑफ डबलेट में टूट जाएगा, राइट। कि पहले आपका एक सिग्नल जो सिंगल सिग्नल आ रहा था, लेट सपोज ऐसे आ रहा था, राइट, अब वो डबलेट में टूटेगा, राइट, डबलेट में टूटेगा मतलब ऐसे 2 में टूट गया, फिर से डबलेट ऑफ डबलेट आएगा। इट मीन्स हर एक जो आपकी आई पीक है वो 2 में टूटेगी और फिर हर एक आई पीक 2 में टूटेगी। इट मीन्स इसको आप कहोगे डबलेट ऑफ डबलेट। क्या बोलोगे? डबलेट ऑफ डबलेट। कि पहले एक सिंगलेट था, पहले डबलेट आया, 2 में टूटे ना, अब डबलेट आया, राइट, पहले डबलेट आया, फिर हर पीक फिर से 2-2 में टूट गए। इट मीन्स डबलेट का भी डबलेट बन गया, इट मीन्स डबलेट ऑफ डबलेट बनेगा। एकदम क्लियर है बात? अब सुनना, देखो अब बात आती है कि मैम स्प्लिटिंग कौन पहले कराएगा। HA भी लगा हुआ है पास में, HB भी लगा हुआ है पास में, विच विल शो द स्प्लिटिंग फर्स्ट। अभी तो कोई डाउट ही नहीं है कि डबलेट ऑफ डबलेट बन रहा है, ठीक है। लेट सपोज एक क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से आ जाए जहां आपसे ये चीज बोली जाए कि यहाँ पे HA है, इस पे HB है, इस पे कार्बन पे जो HC लगा है इसके साथ में HC लगा है, राइट। अब आप बोलेंगे मैम जो स्प्लिटिंग होगी HB की वो A की वजह से अगर होगी तो n+1 में जाएगी, B की वजह से अगर हुई तो m+1 में जाएगी। एकदम सही है ना। अब बोलोगे मैम यहाँ से ये स्प्लिटिंग 1+1 और यहाँ से स्प्लिटिंग 2+1 में गई, इट मीन्स पहले तो डबलेट और ये ट्रिपलेट आ रहा है। तो अब दिमाग में डाउट आया ना कि पहले ट्रिपलेट बनाऊं कि पहले डबलेट बनाऊं, या पहले डबलेट लूं या फिर ट्रिपलेट लूं। इसका मतलब है कि आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि मैम जो आपका सिग्नल था, सिंगलेट था, वो पहले ऐसे टूटे डबलेट में, राइट, और बाद में टूटे ट्रिपलेट में, या फिर वो ऐसे जाए कि ये आपका सिंगल सिग्नल था, अब ये पहले तो ट्रिपलेट में टूटे और फिर हर ट्रिपलेट की जो पीक है वो डबलेट में टूटे, ऐसे। ये कैसे ले हम, राइट, दिस इज अ लिटिल डाउटफुल थिंग कि भाई किस तरीके से जाएं, पहले डबलेट ट्रिपलेट या पहले ट्रिपलेट डबलेट। इसका आंसर ये होता है कि यहाँ पे आप J वैल्यू देखते हो। क्या देखते हो? J वैल्यू देखते हो और ये बोलते हो पास में लगे हाइड्रोजन्स में से जिसकी J वैल्यू ज्यादा होती है ना, जिसकी J वैल्यू ग्रेटर हुई कंपैरिजन में, मेरे पास में C और A है, मैंने बोला C और A में से जिसकी भी वैल्यू क्या आपकी कपलिंग कांस्टेंट की ज्यादा होगी, एक्चुअली वो पहले कपल करेगा। अगर वो पहले कपल कर रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B से, तो डेफिनेटली वो पहले स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। तो ये J वैल्यू देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि भाई पहले स्प्लिटिंग किसकी वजह से होनी है। अगर सपोज करो इसकी वजह से पहले स्प्लिटिंग होनी है तो ये तो ट्रिपलेट बनाएंगे, तो बोलेंगे पहले ट्रिपलेट बनेगा फिर डबलेट बनेगा। या फिर बोला कि पहले स्प्लिटिंग इसकी वजह से होनी है कि इसका J वैल्यू ज्यादा है, तो पहले डबलेट बनेगा बाद में ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। तो J वैल्यू डिसाइड्स कि भाई स्प्लिटिंग या कपलिंग पहले किसकी वजह से होगी, ठीक है ये बात। तो ये आपका यहाँ से कंसेप्ट आता है कि जिसकी J वैल्यू ज्यादा होगी एक्चुअली उसकी वजह से स्प्लिटिंग फर्स्ट होगी। तो यहाँ लिख रही हूँ J वैल्यू ग्रेटर है तो स्प्लिटिंग उसकी वजह से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन रख के आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था जिसका मतलब ये था
कि भाई पहले ऐसा बनना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए, राइट, किस तरीके की आपकी इंटेंसिटी रहनी चाहिए, ये जो पीक्स है इनकी इंटेंसिटी कैसी आनी चाहिए। इस चीज का आंसर एक्चुअली पास्कल्स ट्रायंगल देता है, जो आपको ऐसे बोलता है कि अगर आई वैल्यू आपकी हाफ है ना, जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है जिनकी आई वैल्यू हाफ है, जैसे हाइड्रोजन है आई वैल्यू हाफ है, राइट, तो ऐसे टाइप के आपके एटम्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो आपके इस रूल से लगाते हैं, n+1 रूल से लगाते हैं, राइट। तो मैंने बोला यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास में ऐसे प्रेजेंट है कि एक कार्बन है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जो बैकग्राउंड है उसका वो सारा सेम ही है, लेट सपोज CH4 ही बोल दिया कि चारों हाइड्रोजन सेम ही है, तो स्प्लिटिंग किसी की वजह से है ही नहीं, राइट। तो बोलेंगे सिग्नल कैसा आएगा, तो आप बोलोगे मैम इसका तो सिंगल सिग्नल ही आएगा, कोई स्प्लिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। कैसा आएगा, सिंगलेट आएगा मैम, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आया सिंगलेट, एकदम सही है। आपने बोला मैम इसके बाद में ना हमने एक चेंज किया और बोला CH ऐसे ले लो, आप देखो CH3 है ना, तो तीनों के तीनों ए ही है, और लेट सपोज ये इसको मैं ऐसे लेती हूँ, देखो कार्बन लिया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ये मैंने कोई X ले लिया, राइट, और यहाँ पे कार्बन लेके मैंने कोई Y ले लिया लेट सपोज, और इसके पास में HB ले लिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैंने बोला पास में मेरे जस्ट पास में एक दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे आप कार्बन लेके HA लिख दो, तो यहाँ कार्बन लेके आप HB लिख दो, राइट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा यहाँ पे कि जिसकी भी आप स्प्लिटिंग कंसिडर कर रहे हो उसके पास में एक केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अब मैं आपसे बोलती हूँ अगर इसकी स्प्लिटिंग होगी तो कैसे होगी, आप बोलोगे n+1 से ही होगी मैम, राइट। अगर n+1 लगा रही हूँ इट मीन्स आप बोलोगे 1+1 से होगी, तो आपको डबलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। अब जब आपके पास में सिंगलेट आ रहा था ना, आपके पास में सिंगलेट आ रहा था, तो जितना सिग्नल है उतनी ही इसकी इंटेंसिटी आएगी, मतलब मैंने बोला एक ही सिग्नल आ रहा है, अगर आपसे इंटेंसिटी की बात कर लूं कि भाई कितनी हाइट वगैरह जाएगी, तो आप बोलोगे मैम एक ही सिग्नल है, इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तो वो 1 लिख दूं मैं, ठीक है। कैसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आपके पास में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एक ही प्रेजेंट है, HA है, उसके पड़ोस में एक HB लगा हुआ है, राइट। अब जो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी आपने बोला डबलेट में होगी, कैसे होगी, डबलेट में होगी, तो मैंने बोला ऐसे करके डबलेट बन जाएगा, इसको बोला ये तो डबलेट है, और डबलेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, राइट। तो बोला अगर आपके पास में एक कोई ऐसे सिग्नल पहले आ रहा था ना, ऐसे आ रहा था ऐसे, तो अब वो 2 में टूट जाएगा, तो बोला अब ना ये ऐसे को टूट जाएगा ऐसे। तो इंटेंसिटी रेशियो की हम बात कर रहे थे कि पीक्स कैसी आएंगी, तो बोला यहाँ पे ना ट्राइंगल चलता है, इट मीन्स आप बोलोगे ये 1:1 में आएंगी। कैसे आएंगी, ये 1 इसको थोड़ा पास लिख दें हम, इसको लिखिएगा आप, ये जो स्प्लिटिंग होगी ये एक्चुअली 1:1 में होगी, बराबर ही रहेंगी, पीक्स की जो हाइट है वो बराबर रहेगी, एकदम सही है। आगे सुनना, देखो इसके अपोजिट मैंने बोला अब जो मेरे पास में जितने पास में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 2 हो गए नंबर, कैसे हो गए, 2 हो गए। जैसे ऐसे ले लो कि आपके पास में ये HA है, राइट, ये कार्बन ले लो, ये HA है, ये आपने कार्बन लिया, ये HB है और ये HB है। अब बोला HA पे जो आपकी स्प्लिटिंग होगी ना वो HB की वजह से होगी, कितने HB प्रेजेंट है, आप बोलोगे 2 HB प्रेजेंट है मेरे पास में मैम, जिनकी वजह से कपलिंग हो रही है। कौन सी कपलिंग है, 3J कपलिंग है, राइट। मैंने कौन सी कंसिडर करी है, 3J कपलिंग कंसिडर करी है। इट मीन्स अब जो स्प्लिटिंग होगी वो यहाँ से 2+1 से होगी, इट मीन्स ये ट्रिपलेट होगी। कैसे होगा, ट्रिपलेट होगा। तो आप बोलोगे मैम ट्रिपलेट तो आएगा, अब ट्रिपलेट तो ठीक है कि 3 में टूटेगा, यहाँ पे एक डाउट आता है कि या क्या ये बराबर हाइट के होंगे या फिर ये ऐसे वाली हाइट के होंगे, मतलब रेशियो वुड बी 1:2:1 और इज इट 1:1:1। तो इसका आंसर आता है यहाँ पे ना ये वाला करेक्ट है। कौन सा वाला, 1:2:1। ये कैसे डिसाइड किया, मैंने बोला आई की वैल्यू जिसकी भी हाफ चल रही है ना, वहां पे जो स्प्लिटिंग होने वाली है वो ऐसे होगी कि यहाँ इसको आप एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा आगे, बोलते हैं 1, फिर इन दोनों का सम दैट मीन्स रेशियो 2, और फिर ये आपके कॉर्नर वाला 1। इट मीन्स जो स्प्लिटिंग हुई वो किस रेशियो में जाएगी, 1:2:1। इट मीन्स जो पहले सिंगलेट था ना, सिंगलेट, अब वो कैसे टूटेगा, वो ऐसे टूटेगा कि पहले ये फिर ट्रिपलेट और फिर ये, सॉरी पहले एक नॉर्मल हाइट फिर डबल हाइट और फिर एक नॉर्मल हाइट, दैट मीन्स 1:2:1। ये रहेगा आपका इंटेंसिटी रेशियो। तो एक्चुअली जब पीक्स बन रही है ना, जो टूट रहा है ये डिफरेंट पीक्स में, उन पीक्स की हाइट कितनी जानी है ये आपको ये ट्राइंगल समझाता है। यहाँ से इसको आप प्रोसीड करते जाओ, देखो यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ 1, ये आ जाएगा रेशियो 3:3:1, राइट, ऐसे। तो यहाँ ना पूरा एक ट्राइंगल बनता जाएगा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल गॉट टू सी वन थिंग कि ये ऐसे जाएगा, ये इधर जा रहा है और ये आपके पास में इस तरीके से जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ना एक ट्राइंगल फॉर्म होता है जिसका नेम आता है पास्कल्स ट्राइंगल, राइट, जिसका क्या नेम आता है, पास्कल्स ट्राइंगल, दैट टेल्स यू अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ फॉर्म्ड पीक्स, कि जो पीक्स बन रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी जाने वाली है। ये ट्राइंगल आपको उसका हाइट का जो रेशियो है ना वो बता पाता है।
तो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स जो है वो आप यहाँ से आंसर करते हैं कि 1:3:3:1, ये कुछ इस तरीके से आएगा। बोलिए क्लियर है क्या? ये कब के लिए चल रहा है? तो मैंने बोला जब आपके पास में आई वैल्यू हाफ चल रही है, ये तब के लिए मैंने आपको समझाया है। एकदम क्लियर है? अब जब आपका डाउट था ना ट्रिपलेट में कि मैम 1:2:1 कि 1:1:1, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पॉसिबल है कि 1:1:1 जो था वो भी चीज पॉसिबल है, तो वो किसके केस में होती है? तो उसको यहाँ मैं समझाती हूँ आपको, सुनिएगा। जब आपकी आई वैल्यू 1 जाती है ना, कैसे जाती है? आई वैल्यू 1 जाती है। लेट सपोज मैंने बोला मेरे पास में एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है जिसपे हाइड्रोजन लगा हुआ है Ha। पास में मेरे पास में कुछ X ऐसा प्रेजेंट है, ड्यूटीरियम हो सकता है क्योंकि इसकी आई वैल्यू 1 होती है। तो मैंने बोला आपके पास में कोई ऐसा NMR एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट है जिसकी जो आई वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो 1 है, राइट। अब जो स्प्लिटिंग होगी, अब जो स्प्लिटिंग होगी आपकी वो 2ni+1 से होगी। इट मीन्स यहाँ लिखिएगा 2n, आई वैल्यू तो आपको 1 पता ही है, +1 से, तो मैं कह दूं कि अब जो स्प्लिटिंग होने वाली है वो 2n+1 रूल से होगी। पहले किससे हो रही थी? n+1 से, अब किससे हो रही है? 2n+1 रूल से हो रही है। इसका मतलब है कि जब आपको स्प्लिटिंग करनी है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैम कितने आपके पास में n प्रेजेंट है? मैंने कहा पास में एक ही आपके पास में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ही नहीं, कोई भी एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट है जिसकी आई वैल्यू 1 है, राइट। तो अब अगर मुझे स्प्लिटिंग लेनी है तो वो मुझे लेनी है 2n+1 से, एकदम सही है। तो यहाँ से लिखा 2 × 1+1 से, तो ये कितना आया? मैंने बोला ट्रिपलेट आया। कितना आया? ट्रिपलेट आया, राइट। ये तो मैंने लिया जब n आपके पास में एक प्रेजेंट था पास में, राइट। इससे पहले वाला केस अगर आपको समझाती हूँ जहां पे पास में कोई भी प्रेजेंट नहीं है जिसकी जो आपको स्प्लिटिंग शो कर पाए, राइट, तो आपका जो सिग्नल है वो सिंगल ही आएगा, कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं। वेरी सिमिलर टू द लास्ट डिस्कस केस। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको? एन वैल्यू यहाँ पे ली 0, कि पास में कोई भी प्रेजेंट ही नहीं है जो स्प्लिटिंग शो कर पाए, राइट। तो यहाँ पे जब हमने स्प्लिटिंग देखी तो n+1 बोलते हैं, तो 1 ही आया। इट मीन्स जब मैम स्प्लिटिंग ही नहीं हो पा रही तो आपका जो सिग्नल था वो एक ही रहेगा, तो बोलेंगे सिंगलेट रहेगा। तभी तो मैंने यहाँ पे सिंगलेट लिखा था कि भाई पास में कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो स्प्लिटिंग शो करेगा, तो आपका सिंगलेट आएगा, तो बोला ये सिंगलेट आ गया। फिर बोला पास में एक कोई भी हाइड्रोजन आ गया जो आपको स्प्लिटिंग शो कर सकता है, तो बोला n+1, एक आ गया ना, तो एन वैल्यू 1 रख दी, तो डबलेट हो गया था। सही समझ में आ रही बात? तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक चीज बोली कि पास में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, या कोई भी हाइड्रोजन को मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आई वैल्यू में 1 लेके चल रही हूँ, राइट। तो बोलूंगी पास में मेरे पास में कोई भी ऐसी एक्टिव स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है जिसकी आई वैल्यू 1 हो या जो स्प्लिटिंग कर पाए, प्रेजेंट नहीं है ना, तो बोलेंगे फिर आपके पास में सिंगलेट आएगा, ऐसे करके। बोला नहीं एक प्रेजेंट है, तो बोला 2n+1 से लगाया तो ट्रिपलेट आएगा। अब ये जो ट्रिपलेट आएगा ना, इसके लिए बात सुनना आप, यहाँ पे जो सिंगलेट आया उसकी इंटेंसिटी की बात करूं अगर मैं कि भाई कैसी इंटेंसिटी रहेगी, तो आपने बोला मैम ऐसे आएगा ये, कि ये सिंगलेट आएगा ऐसे करके, ठीक है। जो इंटेंसिटी रहेगी वो तो 1 ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट आएगा, अगर ये कैसा आएगा? ट्रिपलेट आएगा, तो इसको आप बोलते हैं इस ट्रिपलेट की जो इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसी आएगी। इट मीन्स 1:1:1 आएगी। कैसी आएगी? 1:1:1 आएगी, राइट। क्लियर है ये चीज? आप समझना। देखो नेक्स्ट में, इसके बाद मैंने आपसे बोला अगर आपके पास में n = 2 हुआ, तो कि पास में दो आपके पास में ऐसे एक्टिव स्पीशीज है जिनकी आई वैल्यू 1 है, तो स्प्लिटिंग, तो आप बोलोगे मैम वो स्प्लिटिंग होगी 2ni+1 से, मतलब 2n+1 से। तो यहाँ पे लिखिएगा 2, n की वैल्यू कितनी है? 2+1। इट मीन्स मैम यहाँ पे 5 पीक्स मिलने वाली है आपको। इसका मतलब है अब जो ये टूटने वाला है ना, इसका रेशो क्या रहेगा? तो ये भी एक पास्कल ट्रायंगल ही चलता है। इट मीन्स पहले 1 लिखते हो आप, ये आपने 1:1:1 लिखा, इसके बाद ना लेटर ऑन इसको ऐसे लिखो 1, फिर लिखो इन दोनों का सम (2), फिर लिखो इन तीनों का सम, दैट मीन्स (3), (2), (1). इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको भी आगे बढ़ाओगे ना, तो इस तरीके से आपको अपना ट्रायंगल फॉर्म होता दिखता है, जिसको आप बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, राइट। जिसको क्या बोलते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। और ये आपको आइडिया देता है अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ योर पीक्स दैट आर फॉर्म्ड। तो यहाँ बोला जब ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बना, तो इंटेंसिटी रेशो क्या रहा? 1:1:1 रहा, कि तीनों बराबर हाइट की पीक्स मिली आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे। पहले क्या हो रहा था इससे प्रीवियस केस में? इससे प्रीवियस केस में मैम ये ऐसे आ रहा था कि 1:2:1, ये भी ट्रिपलेट ही था होने को, लेकिन रेशो ऐसा था। अब रेशो कैसा है? 1:1:1 है। समझ में आ रही है आपको बात मेरी? इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। CSI नेट की अगर बात करती हूँ तो एक PYQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसने आपसे इस तरीके से चीजें पूछ रखी थी, जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कैसे को होगी। आपको बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, वो क्वेश्चन बहुत इजी था, तो वहां पे आपको सिंपल आंसर करना था कि 1:1:1 में आपकी जो स्प्लिटिंग है वो होने वाली है ड्यूटीरियम की वजह से, क्योंकि उसकी आई वैल्यू 1 रहती है, और स्प्लिटिंग जो होगी वो 2n+1 रूल से होगी, तो ट्रिपलेट आएगा ऑफ इंटेंसिटी रेशो 1:1:1। क्लियर है ये चीज? तो ये था अबाउट स्प्लिटिंग, ये था अबाउट कपलिंग, कि भाई कब स्प्लिटिंग हो पाती है। तो हम कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड्स कपल कर जाए, जब स्प्लिटिंग पॉसिबल है।
अब जब स्प्लिटिंग हुई तो उससे हुआ क्या कि एक सिंगलेट, एक आपका सिंगल सिग्नल आपकी डिफरेंट डिफरेंट पीक्स में टूट गया। तो बात है ये जो पीक्स बन रही है इनकी हाइट क्या, तो बोला हाइट मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब पास्कल ट्रायंगल पे जाओ और वहां से चेक करो। तो पास्कल ट्रायंगल पे गए और हमने ये रेशियो चेक किया। आप थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस अगर कर चुके होंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा होगा, आपको इस ट्रायंगल की भी नीड नहीं होती, राइट। जिस स्टूडेंट ने अभी तक सीएसई नेट एकदम पास में है, पढ़ाई की होगी, एनएमआर पढ़ा होगा, तो उसको अच्छे से ये बात पता होगी कि भाई जो रेशो आता है आपके इस आई वैल्यू 1 में, वो सेकंड जो ट्रिपलेट आता है वो 1:1:1 पे मिलता है, राइट। तो ये एक तरीके से आपका सॉर्ट ऑफ रिवीजन चल रहा है ना। ये सॉर्ट ऑफ आपकी जो चीजें चल रही है वो रिवीजन में चल रही है, आपने पढ़ी है सारी चीजें, है ना। थोड़ा सा रिकॉल करो इनको, क्लैरिटी होगी आपको और ज्यादा, ठीक है। बढ़ू मैं आगे। तो ये था आपकी जे वैल्यू के बारे में बातें। अब जरा मैं वैल्यूज डिस्कस कर लूं कि जो जे वैल्यू रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, राइट। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा जे वैल्यू, ठीक है। सुनिएगा, देखो बात, इस जे वैल्यू में मैं कैटेगरीज बना लूं अगर, तो मैंने 1J लिखा, 2J लिखा, 3J लिखा और यहाँ मैंने 4J कपलिंग लिखी। मैंने कहा यहाँ पे आती है 1J कपलिंग, यहाँ पे आती है 2J कपलिंग, यहाँ पे आती है 3J, यहाँ पे आता है आपका 4J जिसको आप बोलते हैं वीक कपलिंग, राइट। क्या बोलते हैं इसको, वीक कपलिंग बोलते हैं कि ये तो वीक होती है। डन एकदम। चलिए सुनिएगा बात मेरी, 1J के लिए लिखते हैं, देखो चलिए तो सुनना। देखो जो आपके पास में 1J कपलिंग रहती है वो कुछ जाती है 100 हर्ट्ज तक, मींस ये बहुत ज्यादा आपके पास में जो हाई वैल्यूज मिलेंगी आपको ये मिलेगी 100 हर्ट्ज, ठीक है। बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम है, कपलिंग सबसे बेस्ट है, तो आपके पास में इस तरीके से वैल्यू जो है वो अच्छी खासी दिखती है। अगर 2J की बात करूं तो 2J के लिए बोलते हैं HA HB, ऐसे हो सकते हैं, राइट। और वेरी सिमिलरली मैंने बोला जो आपके पास में HA और हो सकता है आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हाइड्रोजन हो, ठीक है, या फिर आपके सिंगल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन हो, ये इस तरीके से भी पॉसिबल है। मींस एक ही कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन स्प्लिटिंग शो करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं जेमिनल कपलिंग। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आप जेमिनल कपलिंग, राइट। कि आपके पास में एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हैं जो कपलिंग शो कर सकते हैं, तो एक ही कार्बन पे होने के रीजन को बोला जाता है जेमिनल, राइट। और जो वैल्यूज आती है जरा वो सुनना। इसकी जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है जे वैल्यू 2 से लेकर 2 to 4 हर्ट्ज तक आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है। 2 to 4 हर्ट्ज तक आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है। अगर बात करती हूँ इनकी, इन दोनों की, है ना, तो ये वैल्यू आपको 16 से लेकर 18 हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। कितनी मिलती है, 16 से लेकर 18 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2J कपलिंग कि अगर दोनों आपके हाइड्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए हैं तो कपलिंग जो शो करेंगे 2J वो 2 से 4 तक हर्ट्ज तक करेंगे। अगर वही ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए हैं तो यहाँ पे जो कपलिंग शो होगी वो 16 से 18 हर्ट्ज तक की होगी, ठीक है चीज। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देखो 3J कपलिंग पे जाती हूँ, सुनना देखो नेक्स्ट में समझिएगा। 3J कपलिंग, इसको थोड़ा सा हम उधर कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट में समझना, देखो इसको लिखिएगा 3J कपलिंग। चलिए सुनना, देखो मैंने लिखा 3J कपलिंग। 3J कपलिंग में बात सुनना, 3J कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहली चीज कि जो आपकी 3J कपलिंग होने वाली है ये HA है, ये आपके पास में HB है, ऐसे पॉसिबल है, राइट। और मैंने बोला ये जो HA है अगर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए ना तो भी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो दो सिनेरियो निकल जाएंगे। जैसे बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, आप बोलोगे मैम अब ये दोनों हाइड्रोजन ना ये सिस है कि ये ट्रांस है, राइट। दो पॉसिबिलिटीज निकल जाती हैं। जैसे ही बीच में डबल बॉन्ड आएगा यू विल से कि मैम यहाँ से दो कैटेगरीज बन गई। इट मीन्स आपने जो डबल बॉन्ड लिया है इसके अक्रॉस ये HA HB आर दे ऑन द सेम साइड और दे आर ऑन द डिफरेंट, दैट मीन्स कि यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये HB हो गया, ये आपके पास में HA हो गया, सिस हो गया या ट्रांस हो गया। मतलब 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे जो 3J है वो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले हैं तो आपके ट्रांस हो सकते हैं या फिर आपके सिस पॉसिबल है। इट मींस दोनों ही चीजें, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती हैं। अब जरा J वैल्यू की बात कर लूं मैं, ठीक है। तो जिसकी जो J वैल्यू रहती है वो आपके पास में नॉर्मल आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स की अगर 3J कपलिंग हो रही होगी तो ये वैल्यू आपकी जाती है 6 से लेकर 6 to 8 हर्ट्ज तक की वैल्यू जाती है, राइट। कितनी जाती है, 6 to 8 हर्ट्ज तक की वैल्यू जाती है। वेराज अगर ये आपके पास में सिस प्रेजेंट है, अगर ये सिस प्रेजेंट है तो ये J वैल्यू आपकी जो रहती है ये 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, 8 से 12 हर्ट्ज। वेराज अगर ये ट्रांस आपके पास में प्रेजेंट होंगे तो ये वैल्यू हाई जाएगी। यहाँ पे बोलेंगे जो J वैल्यू है वो आपकी 12 से लेकर 16 हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। कितनी मिलती है, 12 से लेकर 16 हर्ट्ज तक आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। चीज वैल्यू आपको देखने को मिलती है 12 से 16 हर्ट्ज तक। क्लियर। चलिए तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, ठीक है, अबाउट कपलिंग कांस्टेंट कि भाई कपलिंग कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यूज रहती हैं, किस किस तरीके से होता है। एनएमआर में जो चीजें आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली इनसे ही बाइंड अप होके आते हैं कि स्प्लिटिंग से हो गया, केमिकल शिफ्ट से हो गया या नंबर ऑफ सिग्नल से हो गया,
ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ उसके बाद में और थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ अबाउट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं। आईआर की अगर बात करूं तो आईआर में ऐसे बोला जाता है कि भाई जो जैसे आप सपोज कोई भी आपने दो एटम ले लिए एक्स और वाई, राइट। अगर एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड बना है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, है ना। क्या बोलते हैं कि अगर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्म, तो ये एक्चुअली यहाँ से एनर्जी भी लिबरेट होगी। तो बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी भी रिलीज आउट होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एनर्जी आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती है। सपोज वो रोटेशनल एनर्जी हो गई, वाइब्रेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई, मतलब रिलेवेंट टू आपके मॉलिक्यूल से, रिलेवेंट टू आपके जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उससे रिलेटेड मैं बोलूंगी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कौन सी, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो एक चीज बोल सकती हूँ कि वाइब्रेशनल एनर्जी अगर रिलीज होगी ना, कौन सी एनर्जी, अगर वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है तो एक्चुअली वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी रहे होंगे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, राइट, जिनमें आप ले सकते हो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब मैंने बोला अगर ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई है ये एक वेव फॉर्मेट में है, तो मैंने बोला यहाँ से एक वेव आप इस तरीके से बना सकते हो, एकदम सही है। अगर इसके ऊपर आईआर रेडिएशन फॉल हम करवा दें, अगर क्या करवा दें, आईआर रेडिएशन फॉल करा दें, तो ये जो आपकी वेव आपने यहाँ पे देखी है ना, एक्चुअली ये चली जाएगी इन दी हायर एनर्जी लेवल। और आप एक बात बोलेंगे कि अब ये जो वेव है ये आपकी चली जाएगी इन दी एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। लेट सपोज ये यहाँ पे आ गई, राइट, ये यहाँ पे आ गई। तो जब आईआर एब्जॉर्ब हुआ ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आईआर आपने इस पे फॉल करवाई है, वो आईआर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, तो डिफरेंट आपके जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे। जैसे याद करो आपने एनएमआर पढ़ा था, एनएमआर में आपने क्या बोला था कि आपका न्यूक्लियस जो है एक एनर्जी लेवल से, ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड में जाता है। कब जा पाता है, जब आप बोलते हो कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनकमिंग जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, कपल कर जाएंगी दोनों फ्रीक्वेंसी, तभी ये चीज पॉसिबल है। पढ़ते हैं आप। वेरी सिमिलरली आप आईआर में एक चीज बोलते हो कि अगर यहाँ पे एक वेव प्रेजेंट है, इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें प्रेजेंट जो आपके बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी फ्रीक्वेंसीज पे, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पे आने वाली इनकमिंग आईआर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा शो करेंगे। इट मींस जब आपको स्पेक्ट्रा आप देखते हो ना आईआर का, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सिग्नल्स आते हैं ना, या डिफरेंट डिफरेंट जो पीक्स आती हैं, एक्चुअली वो डिफरेंट प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट प्रेजेंट बॉन्ड्स की वजह से आते हैं। लेट सपोज मैंने बोला कि आपके पास में ये एसीटोन था, राइट, क्या था ये जो कंपाउंड था, लेट सपोज वो एसीटोन था, मतलब कीटोन था। तो मैंने बोला लेट सपोज ऐसे करके आपके पास में ये प्रेजेंट था। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, राइट, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे मैम एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन डबल बॉन्डेड O है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आईआर एब्जॉर्ब करेंगे, ये एक पर्टिकुलर पे, ये एक पर्टिकुलर पे। इट मींस इसीलिए ही जब आप आईआर स्पेक्ट्रा देखते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिग्नल मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं वो रेस्पेक्टिव इनकमिंग आईआर को अलग अलग तरीके से क्या करने वाले हैं, एब्जॉर्ब करने वाले हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब करने वाले हैं, राइट। तो अगर ऐसा होता है ना, तो हमें एक चीज आपके मॉलिक्यूल को पहचानने में मदद मिल जाती है। कैसे कि लेट सपोज मेरे पास में ना एक डेटा आया, ऐसे सुनना, देखो मेरे पास में लेट सपोज इस तरीके से डेटा आया, ठीक है। अब इस डेटा में ना यहाँ पे सपोज कर लो फ्रीक्वेंसीज चल रही है, यहाँ पे चल रहा है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। अब सुनना, देखो मैंने बोला अगर यहाँ से मुझे डेटा मिला है और वो डेटा कुछ मैं रफली बना रही हूँ कि वो डेटा लेट सपोज मुझे इस तरीके से मिल गया, राइट, ये मेरे को डेटा मिल गया, राइट। तो इस डेटा को देख के मुझे ये चीज पता चलती है कि भाई जो मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल, वो किस किस रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पे इस आईआर में स्पेक्ट्रा, वो आईआर में सिग्नल आपको शो कर रहे हैं। एक अगर आईआर स्पेक्ट्रा मैंने आपको दे दिया, तो ये जो आपको पीक्स मिल रही हैं, जो आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक्चुअली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको ये सिग्नल इंपार्ट कर रहा है, एक्चुअली इस डेटा से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं आपको पूरी लिस्ट पकड़ा दूं कि भाई ये आपके पास में रेंज है, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि जो मेरा कीटोन है वो ऐसे आइडिया बोल रही हूँ कि 1650 पे फ्रीक्वेंसी शो करता है, मैंने आपको ये समझा दिया 1650 सेंटीमीटर इनवर्स बोल दिया, इस पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी आती है ये एक आती है, राइट। एक बोल दिया अगर मेरे पास में OH ग्रुप कहीं दिख जाए ना, तो समझ जाना वो 3300 पे अगर कुछ आ रहा हो या 3600 पे आ रहा हो, तो समझ जाना वो OH प्रेजेंट है। अगर ऐसी पूरी लिस्ट दे दी तो आपके लिए कितना ईजी होगा ये पहचानना। आप कोई भी अननोन कंपाउंड का आईआर निकालोगे, आईआर से रिस्पेक्टिव आपको इस तरीके से जो भी ग्राफ मिलेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसको देख के आप पर्टिकुलर रेंज पे आइडिया लगा लोगे, ये चल रही है आपकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू, राइट। इनको देख के रिस्पेक्टिव ऑफ आइडिया लगा लोगे कि भाई हाँ इस रेंज पे ये मिल रहा है, इट मींस ये OH होना चाहिए। अच्छा, इस रेंज पे ये मिल रहा है, इट मींस ये कार्बोनिल होना चाहिए। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छा आइडिया देती है अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स कि भाई कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे
जितने भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब करते हैं आपके आईआर स्पेक्ट्रा को, राइट। तो रेस्पेक्टिव आपके पास में स्पेक्ट्रा निकल के आता है। तो इस स्पेक्ट्रा को देख के आपके लिए बहुत ईजी है ये एनालाइज करना कि कौन कौन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इसमें कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से एक बात आती है कि आईआर की जो रेंज रहने वाली होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर रेंज की बात करती हूँ तो दो तरीके से ये डील होता है। पहला आता है कि फंक्शनल ग्रुप की रेंज, ठीक है, यहाँ पे लिखना कि फंक्शनल ग्रुप के लिए ये पर्टिकुलर रेंज, और एक आता है फिंगरप्रिंट रीजन, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन या फिर आप बोलते हो फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। क्या बोलते हो? फिंगरप्रिंट रीजन। सुना होगा आपने कि फंक्शनल ग्रुप रीजन या फिंगरप्रिंट रीजन, सुनना देखो। बोलते हैं ये आपकी रेंज चलती है 4000 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, राइट। और ये है आपकी इंपॉर्टेंट बात, मतलब जो आपको मेजर डिटेक्शन आप समझ पाते हो ना स्पेक्ट्रा देख के, कोई भी केमिस्ट अगर स्पेक्ट्रा देख के कोई चीज एनालाइज कर पाता है तो वो ये पर्टिकुलर रेंज है, दैट मींस 4000 से 1500। इसके अलावा अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से बोलूंगी 1500 से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये रेंज रहती है आपकी फिंगरप्रिंट रीजन। अब फिंगरप्रिंट रीजन ना अपने आप में थोड़ा सा क्लमजी और ऐसा बोल सकते हैं आपकी मेस्ड अप आता है। इट मींस यहाँ से जो आपको पास और ज्यादा पीक्स मिलेंगे ये आपका रीजन होता है फंक्शनल ग्रुप फिंगरप्रिंट रीजन, राइट। कौन सा होता है ये आपके पास में फिंगरप्रिंट रीजन प्रेजेंट रहता है, राइट। और ये वाला जो आपके पास में होता है जो क्लियरली विजिबल होता है इसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, राइट। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं इससे आप, ठीक है। अब सुनना देखो, सारी बातें जब इससे पता चल रही है फंक्शनल ग्रुप से, तो फिंगरप्रिंट का यूसेज ही क्या है, राइट। उसका यूज ही क्या है, फिर उसको करना ही क्या है। तो सुनना देखो, इजी नहीं होता फिंगरप्रिंट को रीड करना, क्योंकि उसको रीड करके हम चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो मैस्ड अप आता है, बहुत पास आती है इसकी पीक्स, आप समझ नहीं पाओगे इतना क्लोजली, ठीक है। फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सुनो। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं ना, कि आपका फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, सबका अलग है, उसी तरीके से अगर मैंने कोई दो आइसोमर भी ले लिए ना, जैसे लेट सपोज मैंने बोला एसीटोन और अल्कोहल है, तो उनको तो आप इस रीजन से पहचान लोगे, आप इसको इस रीजन से पहचान लोगे कि भाई एसीटोन है तो मैम कार्बोनिल होगा 1600 से 1800 कुछ बीच में रेंज आ रही होगी, ठीक है। और अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो मैम 3300 3600 तक रेंज आ रही होगी, तो लो दोनों डिफरेंशिएट हो गए कि ये वाला तो अल्कोहल है, ये वाला आपका कीटोन है, हो गया सेपरेट। लेकिन व्हाट इफ कि मैंने दोनों ही अल्कोहल ले लिए, लेट सपोज मैंने दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप ले लिए, एक तो मैंने ऐसे बोल देती हूँ कि CH3 CH2OH प्रोपेनॉल ले लिया इस तरीके से, और एक मैंने प्रोपेन 2ऑल ले लिया या ब्यूटेन 2ऑल व्हाटएवर, तो मैंने बोला यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका आइसोमर ले लिया, एक पे मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट किया फर्स्ट पे, एक मैंने हाइड्रोजन नहीं OH, और एक कनेक्ट किया सेकंड पे। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसको कि बताइए इसको आईआर से देखो कि भाई दोनों को क्या स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो जब आप दोनों का स्पेक्ट्रा देखते हो ना तो आपको यहाँ से तो वही चीज मिलेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है दोनों का, लेकिन यहाँ का जो डेटा आएगा ना इट विल बी लिटिल डिफरेंट। मतलब ये जो फिंगरप्रिंट आएगा, ये फिंगरप्रिंट रीजन आपको दोनों का थोड़ा क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही आना है, क्यों सेम आना है बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप मैम इसलिए सेम आना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में आपके पास में दोनों साइड सेम ही फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक का OH है दूसरे का भी OH है, दोनों अल्कोहल है, दोनों 3600 तक रेंज देंगे, तो अल्कोहल, बट दोनों फिर भी डिफरेंट है ना, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो बोलेंगे ऐसी चीजों को पहचानने के लिए, या सभी का आप कह लो कंपाउंड जो है उनका फिंगरप्रिंट रीजन अपना अपना अलग अलग होता है, जो आपको आइडिया देता है कोई भी दो सेम दिखने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन के लिए, राइट। जैसे अभी ये सेम थे फिर भी अंदाजा पता चल गया कि अच्छा ये दोनों अलग हैं, क्योंकि ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे लगा हुआ OH है। इनका आइडिया आपको देगा फिंगरप्रिंट रीजन, या आप फंक्शनल से नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। ऑल्दो फिंगरप्रिंट को रीड करना इज नॉट इजी, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनना आप नेक्स्ट में। तो यहां से आपके पास में हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस की, राइट, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जीज की हम बात कर रहे थे। तो हमने बोला बॉन्ड जो बनेगा ना उस बॉन्ड में वाइब्रेशंस होंगे। इस वाइब्रेशंस को आप दो तरीके से डील कर सकते हो, या तो ये होगी स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये वाइब्रेशंस या तो होंगे स्ट्रेचिंग या आपके होंगे बेंडिंग। ऐसे पढ़ते हो ना आपकी, या तो स्ट्रेचिंग होंगे या आपके पास में बेंडिंग होंगे, ठीक है जी। अब सुनना देखो, अगर ये स्ट्रेचिंग हो रहा है तो सबको आता है कि भाई स्ट्रेचिंग दो टाइप से जाती है, या तो ये सिमेट्रिकली हम स्ट्रेच कर लें, यहाँ लिखेंगे, या तो ये इधर सिमेट्रिक स्ट्रेच हो जाए या फिर ये असिमेट्रिक स्ट्रेच हो जाए। कैसा हो जाए? असिमेट्रिक स्ट्रेच हो जाए, एकदम सही है। बेंडिंग के लिए हम दो बातें करते हैं कि बेंड होना है ना, तो या तो आप इन प्लेन बेंडिंग कर लो, इन प्लेन बेंडिंग, राइट, या फिर आप आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग कर लो। कैसे कर लो? आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग कर लो। इस तरीके से आप दो यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हैं, एकदम सही है। सिमेट्रिक स्ट्रेच किसको बोलते हैं? लेट्स सपोज CO2 का बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई CO2 है, अगर हमें सिमेट्रिक स्ट्रेच करना है तो आप बोलेंगे दोनों बॉन्ड्स को आप इक्वल
बॉन्ड डिस्टेंस पे क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो कि दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो मैंने इक्वली स्ट्रेच कर ली, तो बोला सिमेट्रिक स्ट्रेच, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ असिमेट्रिक स्ट्रेच की तो बोलूंगी ये कुछ इस तरीके का होगा कि अगर ये O है ये O है तो मुझे असिमेट्रिकली स्ट्रेच करना है ना, मैंने बोला C को एक बॉन्ड को यहीं रखा, एक बॉन्ड को ज्यादा इलोंगेटेड कर लिया, इट मींस ये आपका असिमेट्रिक स्ट्रेच हो गया कि इस तरफ और ये इस तरफ, डन। और ये ऐसा ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, वेरी सिमिलरली कि कंप्रेशन एक्सपेंशन जिसका वाइब्रेशन कहते हैं जो प्रेजेंट है बॉन्ड्स में, वो दोनों तरफ जा सकता है, तो बोलेंगे सिमेट्रिकली भी जा रहा है तो भी ऐसे को भी आ सकता है। तो सिमेट्रिक मींस बराबर बॉन्ड डिस्टेंस पे होना चाहिए, बस इतना मीनिंग है। तो एक असिमेट्रिक है तो एक ज्यादा एक कम, सिमेट्रिक है दोनों बराबर, डन। अब सुनना देखो आईआर में कौन कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव हैं, कौन कौन स्पेक्ट्रा आपको शो करेंगे, तो हम बोलते हैं जिनके पास में ना डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा वो सभी आपको यहाँ पे क्या शो करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रा में अपने अपने सिग्नल शो करेंगे, राइट। बात आती है आईआर, अगर आपके पास में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है तो फिर आप CO2 को क्यों ले रहे हो, राइट, क्योंकि CO2 तो कैसा है, डायपोल मोमेंट तो उसका है ही नहीं, राइट, डायपोल मोमेंट तो जीरो है, फिर आप इसको क्यों ले रहे हो। तो एक्चुअली एक वर्ड आता है जिसका मीनिंग होता है इंड्यूस्ड, या आप कह लो यहाँ से डायनेमिक डायपोल मोमेंट, क्या कहते हैं आप, डायनेमिक डायपोल मोमेंट कह सकते हो या फिर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कह सकते हो, जिसका मीनिंग ये होता है कि भाई अगर आपके पास में ओरिजिनली आपके कंपाउंड में डायपोल मोमेंट नहीं प्रेजेंट, आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी उस पे जिससे आपने इंड्यूस करवा लिया डायपोल मोमेंट, ऑल्दो उसके पास पहले नहीं था बट आपने कुछ ऐसा किया इन द मॉलिक्यूल जिसमें उससे डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, जिसको आप बोलते हो डायनेमिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात करूं बोलूंगी सिमेट्रिकली स्ट्रेच किया, दोनों बॉन्ड डिस्टेंस बराबर दूरी पे, ठीक है, दोनों बॉन्ड बराबर डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ से बोल सकती हूँ कि इसका जो डायपोल मोमेंट है म्यू है, इसका भी म्यू2 है, इसका म्यू1 है, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि म्यू जो होता है ना वो Q इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो चार्ज दोनों का बराबर ही जा रहा है दोनों साइड, डिस्टेंस आप सिमेट्रिक कर ही रहे हो, तो इट मींस Q तो दोनों का बराबर ही आना है, Q1 Q2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बोलेंगे डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, एकदम सही है। तो बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेच आपने देखा, ओरिजिनली भी नहीं था उसमें डायपोल मोमेंट, सिमेट्रिक स्ट्रेच में भी नहीं है, एकदम सही। असिमेट्रिक पे जब आप आएंगे ना तो बोलेंगे मैम जो म्यू होता है वो Q इंटू डिस्टेंस होता है, चलो Q तो दोनों साइड ही सेम है ना। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए बोलोगे मैम इधर ज्यादा है उधर कम हो रहा है, तो डिस्टेंस की वजह से डायपोल मोमेंट्स के जो आपके मैग्नीट्यूड आने वाला है उनमें डिफरेंस आएगा, इधर वाला अलग आएगा इधर वाला अलग आएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बचेगा। इसका मतलब है कि मैम डायपोल मोमेंट आ रहा है तो आप बोलोगे यहाँ से ये कैसा है, एक डायपोल मोमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, एकदम सही है कि डायपोल मोमेंट इसके पास में होने वाला है। अगर डायपोल मोमेंट है पहले था क्या, बोलोगे नहीं, हमने बनाया है असिमेट्रिक स्ट्रेच करके, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड या इसको कहते हैं आप डायनेमिक डायपोल मोमेंट, व्हिच वाज नॉट देयर इनिशियली, कि पहले नहीं था बट आपने इंड्यूस कर लिया, जिसको आप बोलते हो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट या आप बोलते हो डायनेमिक डायपोल मोमेंट। किस में लेके आए आप, असिमेट्रिक स्ट्रेच में लेके आए, कैसे लेके आए, उसको असिमेट्रिकली स्ट्रेच करके, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना। तो ये था असिमेट्रिक स्ट्रेच जिसमें मैंने बोला आपसे इंड्यूस या डायनेमिक डायपोल मोमेंट, जिसकी वजह से ये कैसा हो गया, तो बोलेंगे IR एक्टिव हो गया, कैसा हो गया, IR एक्टिव हो गया। ये पहले कैसा था, बोलेंगे IR आपका इनएक्टिव था। अब इसमें बात करते हैं व्हाट अबाउट अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl तो आपका कैसा है, IR एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, क्योंकि उसके पास में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, HCl में कैसा होता है, पोलर होता है, डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे ये तो आपका IR एक्टिव है, एकदम सही है कि IR एक्टिव स्पीशीज है। जो ओरिजिनली भी IR एक्टिव होंगे ना उसमें आपको इंड्यूस को चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है, जो पहले से एक्टिव है वो एक्टिव ही होगा, चाहे इंड्यूस कंडीशन ले लो चाहे ओरिजिनल कंडीशन ले लो, ठीक है। नीड होती है तो ऐसो में चेक करने की जो पहले से नहीं होते, जिनका डायपोल मोमेंट ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होता, उसमें आप इंड्यूस में चेक करते हो। HCl में पहले से डायपोल मोमेंट है तो इंड्यूस में चेक करने की नीड नहीं है, वो तो एक्टिव ही आएगा, तो बोलेंगे जो HCl है वो आपका IR एक्टिव स्पीशीज होगी, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सुनना देखो। तो ये था आपका सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक स्ट्रेच, जिनको मैंने इस तरीके से आपसे डीलिंग करी। अब मैं बात करती हूँ आपसे इन प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग में, इनमें क्या होता है, ठीक है, सुनना देखो। इन प्लेन आपको बेंड करना है, ठीक है, क्या करना है, इन प्लेन आपको बेंड करना है। आप अगर सपोज करो कि मैं कोई A हूं, A के पास में ये B है, ये B प्रेजेंट है, अब आपको बेंडिंग शो करनी है, ठीक है, क्या शो करनी है आपको, बेंडिंग शो करनी है। अभी बेंडिंग कैसे हो सकती है, प्लेन में रहते हुए, हमारा एक प्लेन है जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ, दिस इज आवर प्लेन, अगर मैं इसमें बेंडिंग मुझे करनी है तो आप बोलोगे या तो मैम ऐसे को बेंड हो जाओ या फिर मैम ऐसे को बेंड हो जाओ, एकदम सही है ना। इट मीन्स मैं दोनों तरीके से बेंडिंग कर सकती हूँ, तो मैं इसको बोलूंगी जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में आते हो ना और रॉकस्टार के कॉन्सर्ट में आते हो तो आप बोलते हो इसको इस तरीके से, अगर मैं जा रही हूँ जैसे हम वेव करते हैं तो बोलते हैं रॉकिंग, राइट। रॉकस्टार के कॉन्सर्ट में आपने किया, मतलब ऐसे वेव किया तो इसको आप बोलते हैं रॉकिंग। मैं इसको थोड़ा ऐसे याद रखती हूँ, तो इसको बोलना रॉकिंग, ठीक है, इसको क्या बोलना, रॉकिंग, जिसका मीनिंग ये है रॉकिंग का कि आप A हैं, अगर आप B हैं, ये आपके पास में B लगा हुआ है और आपको इन प्लेन ही बेंडिंग करनी है, तो आप बोलोगे या तो मैम ऐसे ऐसे चले जाओ या फिर मैम ऐसे ऐसे आ जाओ। कहने का मतलब है इसी में रहते हुए या तो ऐसे ऐसे चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो, तो उसको बोलेंगे आप रॉकिंग,
एकदम सही। आगे सुनना, ये तो हुआ फर्स्ट रॉकिंग। सेकंड की अगर बात करती हूँ तो मैं बोलूंगी एक प्लेन में रहते हुए और क्या हो सकता है, तो आपने बोला एक ही प्लेन में रहते हुए, अभी तो हम सेम सेम जा रहे थे, सेम सेम साइड। अब क्या कैसी बेंडिंग हो सकती है कि ये वाला अगर बॉन्ड इधर तो ये वाला बॉन्ड इधर, मतलब अपोजिट चले। तो ऐसे कैसे, कौन सी चीज आपने देखी होगी, तो आपने सीजर देखी होगी जो इस तरीके से वर्क करती है, राइट। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी है, आपके पास ये बी है और इनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इट मीन्स ये इधर, तो आप बोलोगे ये वाला इधर, अपोजिट चलेंगे। बोलेंगे ये उधर तो वो वाला इधर, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीजरिंग, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखिएगा आप, इसको बोलेंगे सीजरिंग, राइट। तो इसको लिखिएगा, ये आपके पास में सीजरिंग, राइट, स्पेलिंग देख लेना, इसको बोलेंगे सीजरिंग। आगे सुनिएगा, ये रॉकिंग एंड सीजरिंग दोनों किसके पार्ट थे, ये थे इन प्लेन बेंडिंग के। व्हाट अबाउट आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग, अगर आपको आउट ऑफ द प्लेन समझना है, सपोज करो मैं ए हूं, ये बी है, ये बी है, राइट। अगर मुझे आउट ऑफ द प्लेन बेंड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने बोला या तो ये दोनों बॉन्ड्स जो मेरे बी बी हैं वो दोनों बॉन्ड्स ऐसे को जाएं कि दोनों डाउनवर्ड या दोनों बैकवर्ड। मैंने बोल दिया कि आप इसको ऐसे देख रहे हो ना, तो समझना आउट ऑफ द प्लेन बेंड करना है। तो बोलो दोनों अगर साथ साथ मूव करते हैं आउट ऑफ द प्लेन तो हम इसे बोलेंगे वैगिंग। क्या बोलेंगे, इसे वैगिंग बोलेंगे। हमने बोला ए है, ये बी है, ये बी है, लेट सपोज दोनों साथ में जाते हैं इस तरीके से, तो मैंने बोला ये वेज, ये भी वेज। वेज और डैश का मतलब है कि अगर ये ऐसे वाले प्लेन में था, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट था, ये ए था कोई पॉइंट, ये ए था, यहाँ से बी और बी लगे हुए हैं, तो दोनों अपवर्ड कह लो या दोनों डाउनवर्ड कह लो, तो बोला ये है आपका वैगिंग, राइट। डैश डैश भी दिखा सकती हूँ, वेज वेज भी दिखा सकती हूँ। और एक बात बोलूंगी कि अगर ये इस तरीके से आपके बेंड करते हैं तो इसको कहा जाएगा वैगिंग। क्या कहा जाएगा, वैगिंग कहा जाएगा। अगली बात समझना, देखो मैंने बोला ए है आपके पास में, अगर सपोज ये बी है और ये डैश पे बी है, क्या मतलब कि जैसे मैं ए हूं, ये आपके पास में बी और बी लगे हुए हैं, राइट। अब आपको अपोजिट जाना है, जब हमें बैंड करना है ना, वो हम साथ साथ नहीं चलेंगे, हम अपोजिट चलेंगे। इट मींस अगर ये वाला यहाँ जाता है तो ये वाला पीछे जाता है, तो ये तो ट्विस्ट हो गया, ये तो मुड़ गए, राइट, ये तो ट्विस्ट हो गया। इट मींस अगर आप इस तरीके से जाएंगे कि वेज और डैश, तो इसको बोलेंगे ट्विस्टिंग, राइट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्विस्टिंग है, ये ट्विस्टिंग, राइट। क्या मुड़ रहे हो, तो इसे ट्विस्टिंग बोला जाता है। क्लियर। तो ये कुछ पोर्शन है, ये जो मेरी स्लाइड मैंने लिखी है ना, इस स्लाइड से कभी इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाता है ना सीएसआई नेट में, तो सीधा सीधा चीज पूछ लेते हैं, आपको एक डायग्राम सा बना के दे देंगे। जैसे सपोज यही दे दिया और बोला किस टाइप का आपका, किस टाइप की बेंडिंग प्रेजेंट है, इज इट रॉकिंग, वैगिंग, सीजरिंग और ट्विस्टिंग, व्हाटएवर, ऐसे 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। इसमें आपको बोलना है अगर इन प्लेन बेंडिंग हो रही है, अगर प्लेन में रहते हुए आप इस तरीके से जा रहे हैं तो एक्चुअली आप रॉकिंग है। इसको याद रखना रॉकस्टार के शो से, तो बोलेंगे रॉकिंग, दैट मीन्स आप सिमिलर इसमें चल रहे हो, या तो दोनों इधर या दोनों उधर। क्लियर। ऐसे करके आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी जो आप इस ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और सुनना, देखो इसको आप याद रखने के लिए एक छोटा सा ऐसे बना सकते हो कि भाई SIR सर, सर आपको याद रहते हैं, तो सर से मीनिंग है मेरा कि सिजरिंग एंड रॉकिंग आपके इन वाले थे। सिजरिंग और रॉकिंग जो है वो आपके इन प्लेन वाले थे। तो बोला बेंडिंग तो है, बेंडिंग तो याद रहता है, ये 4 नाम बेंडिंग वाले थे, बट S फॉर सीजर, R फॉर रॉकिंग एंड I फॉर इन प्लेन, राइट। तो इन प्लेन वाले 2 नाम थे, सिजरिंग एंड रॉकिंग। तो सर से ये चीज आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सुनना, देखो तो दिस वाज अबाउट IR। अगर मैं IR में आगे बढ़ती हूँ तो मैंने जैसे अभी बताई थी आपको चीजें कि भाई सारे बॉन्ड्स के लिए अलग अलग IR स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलता है, बोला था ना। तो अब वो IR सिग्नल, मतलब वो IR आपका जो सिग्नल है वो कितने कितने पे आता है, जरा मैं वो लिखवा दूं फ्रीक्वेंसीज। सुना, देखो तो डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए एक बार IR फ्रीक्वेंसीज हम नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज लिख रखी हैं ऑफ द रेस्पेक्टिव बॉन्ड, जितनी भी, मतलब सारी, बहुत सारी नहीं है, बट ये आपके जो काम में आने वाली वैल्यूज है वो सारी मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा रखी है। कि ये आप देख सकते हो कि सी जैसे सी आपके पास में सिंगल सी बॉन्ड है, तो CH जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ इस रेंज में लाई करती है, CC बॉन्ड की इस रेंज में। लेटर ऑन C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और NO और OH जो कॉमन आपके पास में फ्रीक्वेंसीज होती है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो एक बात सुनना, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये आपका म्यू, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका फॉर्मूला आता है हुक्स लॉ से कि 1/2π√K/μ, राइट। ये आपके फॉर्मूले, ये आपके पास में फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट होता है, जिसमें हम कुछ ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे जो K है ना, K ये एक्चुअली आपको बताता है फोर्स कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। ये क्या बताता है, फोर्स कांस्टेंट बताता है, जिसका मतलब है कि ये आपको ना बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है। किसके बारे में आइडिया देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी ना, एक्चुअली फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, जिसका मतलब है ये जो वैल्यू है ना म्यू की, ये उतनी ही ज्यादा होगी। यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस वैल्यूज कि आपके पास में एक CC बॉन्ड है, फिर एक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड है। आप अगर वैल्यू नोट करो ना तो जरा आप देखो, ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू आ रही है वो 2200 आ रही है, सिंगल डबल बॉन्ड की आ रही है 1650 और सिंगल बॉन्ड की और भी कम आ रही है। इट मींस जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आपके पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है, जिसका मतलब आपकी म्यू वैल्यू, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, राइट। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। जैसे ये लिखे हैं ऐसे आपके पास में ये मैंने वैल्यूज लिख रखी है कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप नोट करना कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज,
राइट, अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डू दी क्वेश्चंस में काफी काम में आती है। जो वैल्यूज जाती है वो इसकी 1800 से लेकर 1650 लास्ट वैल्यू जाती है, ये रेंज रहती है आपकी कार्बोनल की, कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी। अब जरा बात सुनना, कार्बोनल सिस्टम कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है, या तो एनहाइड्राइड फॉर्म में हो सकता है, एसिड क्लोराइड एस्टर्स एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड एंड अमाइड, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे लगते हैं इफेक्ट, कैसे इफेक्ट, जैसे मैंने बोला NH2 जो आपके इसमें प्रेजेंट है इसकी सबसे कम क्यों है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम क्यों है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है ना, अगर ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं ना, तो कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए IR का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि कभी भी आपके पास में कोई भी XYZ ग्रुप लगा हुआ हो, अगर ये ग्रुप कुछ ऐसा इफेक्ट लगाए जिसकी वजह से ये बॉन्ड डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ को आए और ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाए, कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट होने लगे ना, अगर ऐसे शिफ्ट होने लगे तो समझ जाना कि आपका जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ये CO बॉन्ड, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली आर डूइंग विद दिस C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से आप डील कर रहे हो, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप डील कर रहे हो, सही है ना। तो आप जैसे ही कोई भी XYZ ग्रुप यहाँ पे लगा के ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ को आ रही है और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की वीक हो रही है, क्योंकि बॉन्ड ऊपर जाएगा तो इनका बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो कहेंगे अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ना कम होते दिखे ना आपको, अगर आपको दिख जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो समझ जाना फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, राइट। इन केस ऑफ दैट अमाइड, वो एक्चुअली यही रहा है कि अमाइड में नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आता है, डबल बॉन्ड का O वापस से ऊपर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है ना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो रही है, कम हो रही है, वीक हो रही है, तो हम बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम, तो रेस्पेक्टिवली इसकी सबसे कम मिलती है आपको 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। यही सारे इफेक्ट, यही सारी बातें आपको सबको लगा के कंपेयर करनी होती है, जो मैंने इस तरीके से आपको लिख के बताई है, ठीक है। इसमें जो अपने पास में एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड कहाँ गया, ये रहा। एल्डिहाइड को आप एक तरीके से न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रल मतलब चार्ज में नहीं, न्यूट्रल मतलब इसलिए कि कार्बोनिल के पास में कोई भी ग्रुप नहीं है जिसको बहुत ज्यादा हैम्पर करे, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो कीटोन में R ग्रुप प्रेजेंट है, जो यहाँ से प्लस आई लगा रहे होंगे, राइट, प्लस आई लगा रहे होंगे इस तरीके से, तो ये बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ फिर से कम करते हैं। एक आपके पास में OH प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास में OR प्रेजेंट है। एल्डिहाइड को आप नॉर्मल एक तरीके से रेफरेंस मान सकते हो, जिससे आप कंपेरिजन कर पाओ कि इसकी ज्यादा है इसकी कम, जैसे अगर कीटोन और एल्डिहाइड में कंपेयर कर रही हूँ तो उसको रेफरेंस मान सकती हूँ, कहूंगी रेफरेंस के लिए ये आ जाएगा क्योंकि इसके पास में सिर्फ H ही है, राइट, और इससे कंपेयर करके कीटोन को मैं कंपेयर कर लूंगी कि डेफिनेटली प्लस आई लग रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कर रहा है तो कम आएगी वैल्यू, इसके 1725 पे है तो उसके 15 पे आ रही है। क्लियर है ये चीज, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। एक बात समझना, जो आपके पास में रेस्पेक्टिव वैल्यूज लिखी हुई है ना, इनसे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, लेकिन इतना भी नीचे नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एस्टर 1735 पे आते हैं, एस्टर आता है 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है, तो अभी वैल्यू कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको कम दिख सकती है, 1730 तक दिख जाए, है ना, या कुछ 17 आपको 25 पे दिख जाए, बट इतना लेस नहीं हो जाती है वैल्यू, थोड़ा ऊपर नीचे चलती है, इतना नहीं हो जाती कि आप 16 की रेंज पहुंचा दो, राइट। कुछ ऐसे फैक्टर लगेंगे अभी एस्टर्स में, मैं आपको दिखाऊंगी, जहां पे आप ये चीज बोलोगे कि भाई एस्टर की नॉर्मल रेंज आती है 1735, ठीक है, ये फैक्टर लग गया इसलिए वैल्यू कम हो गई मैम, राइट, तो कम होगी, इतनी भी कम नहीं हो जाएगी कि 16 रेंज पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब सुनना, देखो इसी बात पे IR को जो हमें पढ़ना होता है, बेसिकली ये मोटा मोटा वो सारा पोर्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब यहां से कुछ मुझे क्वेश्चंस लेने हैं जो आपके अभी तक के पढ़ाए हुए पोर्शन को, दैट मींस NMR को और IR को कनेक्ट कर दे, तो एक कॉमन जो आपके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के या जो कॉमन जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जरा मैं उनको डील करती हूँ। सुना, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जो आपके पास में IR का क्वेश्चन है, CSIR नेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा इसको देखना एक बार। आपसे बोल रहे हैं इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एसीटेट द कार्बोनिल एड्सॉर्प्शन बैंड अकर्स एट, ठीक है, अपीयर्स एट, आपसे बोल रहे हैं किस पे आएगा, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को आप अपने आप से भी अटेम्प्ट कर सकते थे, आप ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, राइट, पैरा पे नाइट्रो लगाना है तो ये आपके पास में NO2 हो गया, और आपके पास फिनाइल एसीटेट दैट मींस O, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने ये एस्टर ग्रुप कनेक्ट कर दिया, राइट। अब एस्टर भी कनेक्ट हो चुका है, ये बन गया आपका पैरानाइट्रो एसीटेट। अब सुनना जरा, अगर इसमें IR स्पेक्ट्रम में मेरे से कोई रेंज पूछ रहा है तो मैं एक बात बोलूंगी कि एस्टर ग्रुप जब आता है तो एस्टर ग्रुप की जो रेंज आती है वो जाती है आपकी 1735 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ऐसे जाती है ना। अब जब यहाँ पे मेरे पास में ग्रुप प्रेजेंट है NO2, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NO2, जिसको बोलूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने वाला। अगर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो एक्चुअली ये क्या करेगा, आपके इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को आएगी, इधर से इधर को आएगी, इधर से इधर को आएगी। इट मींस यहाँ पे कॉन्जुगेशन इस तरीके का आप बोलोगे NO2 जो शो करेगा, जिससे ऑक्सीजन से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगी तो लेटर ऑन ऑक्सीजन आगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, राइट, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये कार्बन ऊपर वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसका मतलब ये हुआ
कि मैम जो कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, एक्चुअली वो तो और इंप्रूव होगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी तो ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है तो आगे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी, जिसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन और कार्बोनिल वाला बॉन्ड है ये इस तरफ को शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड तो और ज्यादा एनहांस होगा ना, ये बॉन्ड तो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बोलेंगे अगर यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है जिसका मतलब है कि कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ से ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको ऑप्शन से क्लैरिटी मिलेगी कि भाई पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कम होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है कि 1700, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1730 तो नॉर्मल रेंज थी और 1760 बढ़ेगी तो बढ़ी हुई एक ही वैल्यू है, दैट मींस एक ही यहाँ पे ऑप्शन था जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, तो 1760 वाज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है बात? अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देखो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है जो CSIR दिसंबर 16 का है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लैरिटी देगा काफी ज्यादा, सुनना देखो। इस क्वेश्चन में ना कुछ इस तरीके से चीजें प्रेजेंट है, मैं नेक्स्ट में लेती हूँ, देखो नेक्स्ट में बना रही हूँ मैं, सुनना आप यहाँ से। साइक्लिक एसिड आपको ले रखे हैं और यहाँ से ऐसे बोल रखा है आपसे कि सपोज ये आपके उसमें डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और ऐसे प्रेजेंट है जिसको आपने A बोला, A या P होगा, जो भी होगा आप देख लेना एक बार पीछे। फिर नेक्स्ट में बोला यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन हो गया और कुछ ऐसे प्रेजेंट है, यही आपका ऑप्शन बी है ना, यही आपका ऑप्शन बी है, एकदम सही है। और नेक्स्ट में अगर मैंने बोला यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्डेड O, ये O और ऐसे ये प्रेजेंट है, राइट, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया मैंने सी, राइट। आप सुनना देखो, होता क्या है जब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की बात की जाती है ना तो कुछ ऐसे देखते हैं कि अपना ये जो बॉन्ड है ना कार्बोनिल और ऑक्सीजन वाला, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन वाला, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा हो, कम कर रहा हो, ठीक है। अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, यही बोलते हैं ना। सुना दे, मैंने बोला इसमें ना एक ही फैक्टर दिखता है मुझे यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये अगर इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आ गए तो मेरा बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऊपर की ओर जाएगी, तो बॉन्ड तो वीक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम होगी, एकदम सही है। इसमें मैंने बोला यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है ना ये थोड़ा डाइवर्टेड है, इट मीन्स इसको इधर भी कॉन्जुगेशन शो करनी है तो इसको उधर भी कॉन्जुगेशन शो करनी है। अगर इन दो को सिमिलर को अगर आप कंपेयर करोगे तो बताओ क्या डिफरेंस आया। आप बोलोगे पहले ऑक्सीजन एकदम उसका डायरेक्शन सॉर्टेड था कि उसको इधर ही जाना है, अब उसका डायरेक्शन थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो गया कि इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो एक बार के लिए इसमें पॉसिबिलिटी कम है कि ये इधर जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, कि इसके पास में ऑप्शन है कहीं और भी कॉन्जुगेशन दिखाने का, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे कम जाएगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी। इट मींस ये बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक ठाक होगी यहाँ के मुकाबले, एकदम सही है। जिसको आप बोलोगे अगर इन दोनों को कंपेयर करना है मैम तो बी में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी और ऑक्सीजन में तो बिल्कुल ही श्योर है कि इसको इधर ही जाना है, राइट, तो बोलेंगे बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आप बोलोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, सुनना देखो, आप बोलते हो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो फोर्स कांस्टेंट के ज्यादा, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, एकदम सही। तो बी ज्यादा आने वाला है आपका ए से, ये भी सॉर्टेड है, एकदम डन है। आपने इन दोनों में कंपैरिजन किया और बोला बी ज्यादा आएगा ए से, एकदम ठीक है। अब आते हैं जरा इस पे, इसमें क्या सीन हो रहा है। इसमें जब आप देखोगे तो बोलोगे ऑक्सीजन के पास में इधर जाने को चॉइस है और ये डबल बॉन्ड भी इधर ही आएगा कॉन्जुगेशन में, ऐसे दोनों जने कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, तो उसके पास तो दो यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है जो इसकी कॉन्जुगेशन को रिड्यूस करेंगे, है ना, मतलब जो कार्बोनेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, दो ऐसे लोग प्रेजेंट है, इट मींस ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। मैं बोलूंगी यहाँ पे कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मेरी कम होगी फॉर श्योर, तो बोलूंगी सी को मैं सबसे पीछे लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी? डेफिनेटली मैं सी को सबसे पीछे लगाऊंगी, तो बोलूंगी मेरा जो ऑर्डर रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि बी देन ए देन सी। बोलिए क्लियर है क्या बात, कि बी सबसे आगे देन ए देन सी हो जाएगा। तो अगर आप इससे मैच करेंगे तो आप प्लीज इससे वैल्यू से मैच कर लेना, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू सबसे ज्यादा जानी चाहिए, बी मतलब पी क्यू आर, राइट, तो बोलेंगे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा जानी चाहिए, ये जेड आप बोल दो, राइट, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आप जेड बोल दोगे। फिर आएगी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू को आप किससे मैच करोगे, इससे मैच करोगे, और फिर आएगी आपकी सबसे कम वैल्यू इसकी 1750। बोलिए हो जाएगा क्या? ऑप्शंस मैच कर लेना कि जो पी है आपका वो वाई पे जाएगा, क्यू है आपका वो जेड पे जाएगा, क्यू जेड पे ये रहा, राइट, और क्यू जेड पे कहीं है ये रहा, यहाँ दो ऑप्शन है जहाँ क्यू आपका जेड पे है, राइट। जो आपका पी है वो किस पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है, पी वाई पे, ए के ऑप्शन में है, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलिए ऑप्शन जो ए है वो आपके पास में यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आएगा, राइट। इस तरीके से आप वैल्यूज को कंपेयर करते हैं इन दी IR स्पेक्ट्रा, एकदम डन। अब सुनना देखो, यहाँ से कुछ मेरे पास में ना मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आपके ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। जैसे क्वेश्चन 13 देखो आप, सॉरी ये दिसंबर 13 में आया, इस क्वेश्चन को देखना एक बार। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस exhibited two singlet in 1H NMR spectra and 3 signals in C13, राइट। क्या बोल रहे हैं आपसे
कि 1H NMR में आपके पास में कितने सिग्नल आएंगे, 2 आएंगे और 3 सिग्नल आएंगे C13 में। एक्चुअली C13 डेटा अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सुनना देखो, C13 में क्या बोलते हैं, C13 आपका, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा मेरा, तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि एनएमआर में एनएमआर एक्टिव स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने बोला था जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऑड ऑड आ जाए या ऑड इवन आ जाए तो वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, एकदम सही। उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि अगर C13 लेते हो तो नंबर तो 6 है और मास, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है, 13 है, इवन ऑड है, तो यस इट विल बी एनएमआर एक्टिव। ये कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। अगर ये एनएमआर एक्टिव है ना तो डेफिनेटली इसकी कुछ केमिकल शिफ्ट वैल्यू रही होगी। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए हम एक बात बोलते हैं कि जैसे आपके पास में कार्बन आपके पास में सपोज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू जाती है वो जाती है 10 से लेकर 50 तक। कितनी जाती है, 10 से लेकर 50 तक, और एक्चुअली ये वैल्यूज भी ppm में ही होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनना, नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू कार्बन से लगी हुई कोई भी x है, कार्बन अभी भी स्टिल इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे लगा कोई x है तो शिफ्ट वैल्यू आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये वैल्यू आपकी 50 से लेकर 80 ppm तक जाती है, और ये एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगी इन दी क्वेश्चंस, ठीक है। सुनिएगा नेक्स्ट में, इसके बाद में अगर आपके पास में कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है या कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड एन प्रेजेंट है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू आपकी 80 से लेकर 116 तक ppm तक जाती है, राइट। अगर ये वैल्यू आपके पास में डबल बॉन्डेड की प्रेजेंट है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये वैल्यू आपकी 116 ppm से लेकर 150 ppm तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और लास्टली अगर कार्बोनिल सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है तो कार्बोनिल आपके पास में 150 से लेकर 200 ppm तक जाता है, राइट, 200 ppm तक जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए अबाउट द C13 NMR डेटा, ठीक है। ये आपको हेल्प करती है इन द क्वेश्चंस, ठीक है। आती हूँ जरा इस पे। इस क्वेश्चन में एज सच तो कुछ नहीं पूछा था ऐसा डेटा वाला, लेकिन ये अपकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे अभी, इसलिए मैंने आपको उस चीज समझाई है, ठीक है। आप सुनना देखो, आपसे बोल रहे थे कि 1H NMR में आपको 2 सिंगलेट मिलने चाहिए। अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे ना, जैसे लेट्स सपोज मुझे ये दिख रहा है, मैंने बोला यहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, अगर प्लेन प्रेजेंट है तो यहाँ का जो H का HA आएगा, ये भी HA आएगा, राइट, ये भी A आएगा, ये B आएगा तो ये भी B आएगा, राइट। ऑल दो दोनों जगह सेम ही है तो हम बोलेंगे ये A आएगा तो ये भी A ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पे एक सिग्नल इसका, इसको B बोला, एक इसका C बोला, तो यहाँ पे तो 4 तरीके के आपके हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इसमें भी सिग्नल बहुत मिल जाएंगे। 1H NMR में सिर्फ 2 सिग्नल, अगर मैंने यहाँ से प्लेन डाला, राइट, अगर इस तरीके से प्लेन डाला तो मैं बोलूंगी प्लेन डालने के बाद में ना हो क्या रहा है, यहाँ से भी एक प्लेन प्रेजेंट है, राइट। तो मेरे पास में क्या क्या बचा, सिर्फ जो बचती है ना लेफ्ट चीज, सिर्फ आप उसको देखा करो, राइट, जो बच जाए सिर्फ उसे देखा करो। तो बोलोगे मैम यहाँ से ये कार्बन ये वाला प्रेजेंट है, देखो इसको हटा के मैं बोलती हूँ मेरे पास में सिस्टम क्या आएगा, ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, और आप एक आपके पास में ये वाला भी प्लेन डाल दिया। देखो सुनना, आपने ऐसे प्लेन डाल दिया तो जो ये चीज है वही ये चीज है, राइट। ऐसे भी प्लेन डाल दिया, जो ये चीज है वही ये चीज है। तो मैं सिर्फ लेफ्ट पोर्शन सिर्फ ये वाला देख लेती हूँ कि मेरे पास में सिर्फ ये प्रेजेंट है, इसको अलग कलर से मार्क कर दूं। मैंने बोला सिर्फ मेरे पास में ये प्रेजेंट आएगा, जिसमें 1 2 3 टाइप के तो कार्बन आएंगे, तो वही तो चाहिए 3 कार्बन, राइट। C13 में जैसे 1H NMR में जितने डिफरेंट हाइड्रोजन उतने सिग्नल ना, वैसे ही C13 में जितने डिफरेंट कार्बन उतने सिग्नल, तो बोलेंगे 3 तरीके के कार्बन तो 3 सिग्नल, एकदम सही। आगे आप बोलोगे अगर 1H NMR देखेंगे तो मैम यहाँ पे CH3 जो लगा है उसका एक सिग्नल, राइट, और इससे जो एक लगा हुआ है हाइड्रोजन उसका एक सिग्नल, तो 1H NMR में भी 2 सिग्नल, और C13 में आपके पास में 3 सिग्नल, क्योंकि 3 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। कौन कौन से 3 टाइप के बोलोगे, एक CH3 प्रेजेंट है, एक ये कार्बन प्रेजेंट है, एक ये कार्बन प्रेजेंट है, दोनों अलग है कि नहीं, अलग है। तो बोलेंगे C13 में 3 आ रहे हैं, 1H NMR में 2 आ रहे हैं, इट मींस आपका जो ए ऑप्शन था ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। बोलिए कर लेंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन। तो आपको C13 1H NMR IR सबको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है जो CSIR दिसंबर 11 में पूछा गया था। देखना क्या बोल रहे हैं आपसे बोला जा रहा है कि डेटा दे दिया सारा आपको, जे वैल्यूज करके दे दी सब कुछ। अब ये जो जे वैल्यूज है ना, आपको अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखना, जो 1H NMR में आपसे चीजें लिखी हुई हैं वो कुछ ऐसे है कि डेल्टा वैल्यू 2.4 है सिंगलेट, 7.2 है डबलेट, और जे वैल्यू आपको दे रखी है 8 हर्ट्ज, राइट। और यहाँ पे आपको बोल रखा है 7.7 है डबलेट, और जे वैल्यू दे रखी है आपके पास में 8 हर्ट्ज। अब समझना देखो, एक बात आती है ऐसे, वो समझाती हूँ आपको। सुनना देखो, क्या होता है ना, जैसे अगर ये आपके पास में एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है ऐसे, राइट, यहाँ पे HA प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर HB प्रेजेंट हो, यहाँ पे HC प्रेजेंट हो, यहाँ पे आपके पास में सपोज HD प्रेजेंट है, राइट। अब मैंने बोला अगर आपको J देखनी होती है ना कि J आपको कपलिंग, राइट, तो आप ये जो J कपलिंग देखते हो पहले तो आप उससे देखते हो डिस्टेंस से कि 3J है, 2J है, 4J है कि क्या है,
राइट। दूसरी बात है, अगर आपने बोल दिया कि लेट सपोज इसकी और इसकी यहाँ पे कपलिंग प्रेजेंट हो रही है, 3J कपलिंग है, यस पॉसिबल है। मैंने बोला एक डेटा है आपके पास में, अगर आपके पास में 3J कपलिंग बोले तो ऑर्थो जे ऑर्थो अगर हो रहा है, अगर इस कपलिंग आपकी हो रही है तो ये वैल्यू जाएगी आपकी 6 से लेकर 10 ppm तक। कितनी जाएगी? 6 से 10 ppm तक। अगर आपको ये देखनी है जे जो है मेटा कपलिंग हो रही है, मेटा पे अगर कोई प्रेजेंट है और वो कपलिंग है तो डेफिनेटली वो तो वीक ही होनी है, क्योंकि एक बॉन्ड और डिस्टेंस बढ़ गया। तो बोलेंगे ये आपकी 0 से लेकर 3 तक जाती है। कैसे जाती है? ऐसे बोलो 3 से लेकर 0 तक, ये इसको ऐसे लिखो 0 से लेकर 3 ppm तक ये वैल्यू जाती है। और इसको और भी दूर कर दूं कि जे पैरा, और पैरा तो और ज्यादा डिस्टेंस हो गया, राइट। कोई यहाँ प्रेजेंट है और कोई पैरा पे प्रेजेंट है और उनकी कपलिंग देख रहे हैं, तो बहुत ही लीस्ट दैट मीन 0 से 1 ppm तक जाएगी। कैसे जाएगी? 0 से 1 ppm तक जाएगी। एकदम सही है। अगर सपोज करो मैंने बोला इसकी कपलिंग इसकी वजह से, तो जो जे वैल्यू आनी है एडजेसेंट कार्बन के लिए वही इसके लिए जे वैल्यू आनी है। कहने का सेंस ये है कि कभी भी आपको क्वेश्चंस में इस तरीके का डेटा मिल जाए ना, तो एक बात तो क्लियर कट समझ जाना, अगर इसकी जे वैल्यू 8 है, इसकी भी जे वैल्यू 8 है, तो इट मींस ये कोई दो टाइप के हाइड्रोजन है। और देखो डबलेट है, डबलेट का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कुछ X है, इससे H लगा हुआ है, इससे H लगा हुआ है। डबलेट का मीनिंग समझते हो कि भाई इस पे जो स्प्लिटिंग होनी है ना वो एक हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, तभी तो डबलेट आ रहा है। इस पे जो स्प्लिटिंग हो रही है ना वो पड़ोस में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, तभी तो डबलेट आ रहा है। तो हमको एक बार समझ में आती है कि जब भी जे वैल्यू सेम सेम आ जाए ना और डबलेट डबलेट आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पे सेम टाइप के दो हाइड्रोजन्स कह सकती हूँ प्रेजेंट है। सेम टाइप के से मेरा मीनिंग है कि वो पास पास में लगे हुए, एडजेसेंट पे लगे हुए और दोनों एक दूसरे को कपलिंग शो कर रहे हैं, राइट। तो अगर मेरे को ये चीज समझ में आई इस डेटा से, तो एक बात क्लियर हुई कि ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, ये एरोमेटिक सिस्टम तो होना ही है। एरोमेटिक कहां से भी पता चलता है? 7.2 7.7 ये एरोमेटिक रेंज होती है एनएमआर में, राइट। जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है 7.7 7.2, 7 रेंज एक्चुअली एरोमेटिक एच की आती है। डन। तो बोलोगे यहां से आपके पास में हम ये एच प्रेजेंट है, ये एच प्रेजेंट है, इसकी कपलिंग इसकी वजह से तभी डबलेट, इसकी कपलिंग इसकी वजह से तभी डबलेट। जे वैल्यूज भी यही बता रही है आपको 8 हर्ट्ज जो लिखी हुई है कि एक्चुअली ये एडजेसेंट में लगे हुए आपके हाइड्रोजन है, ऐसे करके। तो दो बातें तो यहां से समझ में आ गई इस डेटा से। एक आपको बोल रहा है 2.4 का सिंगलेट आने वाला है। क्या आने वाला है? 2.4 का सिंगलेट आने वाला है। इट मीन सिंगलेट है, किसी से कपलिंग नहीं हो रही, 2.4 वैल्यू है, इट मीन ये तो CH3 प्रेजेंट है, राइट। ये कैसा है? आपको ये चीज कंफर्म हो गई कि ये जो आपके पास में सिंगलेट वैल्यू मिल रही है ये किसकी मिल रही है? CH3 की मिल रही है। ये भी सॉर्टेड है। तो आपको सिर्फ अब इतनी चीजें देखनी है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को खत्म करना था, ठीक है। NMR वैल्यू से ये चीजें आपने एकदम डन कर दी। अगर मैं C13 डेटा पे जाऊं ना, C13 भी आपको हेल्प करेगा। सुनना देखो कैसे। C13 डेटा आपको ये बोल रहा है कि एक वैल्यू आपको 21 पे मिल रही है, एक आपको 129, ये सारी छोड़ देती हूँ। ये जो चार वैल्यूज है ना, अगर आपको दिख नहीं रहा हो मैं बता देती हूँ। लिखा हुआ है 129, 130, 136 और 141, ठीक है। ये जो आपको वैल्यूज दिख रही है ना, ये 129, 130, 136 और 141, इफ यूल सी दिस डेटा, इस डेटा को अगर आप देखते हो, ये लिखा मैंने सारा डेटा, राइट। ये जो रेंज है ना, ये रेंज 150 तक लाई कर रही है। ये जो रेंज है ना, ध्यान से समझना, देखो ये जो रेंज आ रही है ये एक्चुअली ये वाली रेंज है। कौन सी रेंज है? कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन वाली रेंज है। तो आपको एक बार समझ में आ गई कि भाई ये जो कार्बन है ना, ये एक्चुअली आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, राइट। इनकी जिनकी डेटा आपको दे रखा है ना, जो वैल्यूज दे रखी है, एक्चुअली ये आपको किसकी दे रखी है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रेंज दे रखी है। और एक वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है, इफ यूल सी, एक वैल्यू 21 है, राइट। एक वैल्यू कैसी है? 21 है। 21 को देख के हर कोई बोल देगा कि 21 तो मैम इस डेटा में आ रहा है, इसमें आ रहा है 10 से 50 वाले डेटा में आ रहा है। इसका मतलब है कि एक कार्बन ना मैम आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? देखो भाई, कार्बन 13 का ये जो डेटा मैंने लिखा हुआ है, इससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल रही है कि जो आपके क्वेश्चन में चार वैल्यूज ऐसी दे रखी हैं जो 150 तक लाई करती हैं, इसका मतलब ये तो आपके पास में कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो रखा है। जो आपके पास में 21 वैल्यू मिल रही है, 21, इससे आपको ये बात समझ में आ रही है कि 21 का मतलब है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक वैल्यू आ रही है 190, तो 190 मैंने बोला था 150 से 200 कार्बोनिल होता है। तो ये भी सॉर्टेड हो गया कि आपके पास में कार्बोनिल सिस्टम प्रेजेंट है। सारा तो सब आपके सामने है, क्लियर कर लो। अब आप जब क्वेश्चन में जाओगे आप बाकी ऑप्शंस चेक कर लेना। अभी मैं आपको करेक्ट बताती हूँ। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। कैसे बोलोगे मैम? यहाँ से ये प्लेन प्रेजेंट है, राइट। अब अगर ये प्लेन आ गया तो ये तो कार्बन है, कार्बन 13 का अगर डेटा देखूंगी तो बोलूंगी इस कार्बोनिल का अपना एक सिग्नल तो बिल्कुल आ रहा है 190 पे, राइट। बोलेंगे अगर मैम इसमें आओगे ना आप इस पूरे में, तो बोलोगे यहाँ पे जो इसका ये आएगा HA, यहाँ पे बोलोगे HB और इस वाले के लिए बोलोगे HC। बोलो इसी तरीके से बोलोगे ना, तो बोलोगे मैम यहाँ पे आपके पास में दो आपके पास में हाइड्रोजन आएंगे,
एरोमेटिक एच आएंगे। एक वाला ज्यादा वैल्यू वाला जो कार्बोनिल के पास लगा, दैट मीन 7.7 आपको बोल रखा है ज्यादा वाली वैल्यू। एक आपके पास में लेसर वैल्यू वाला 7.2 पे बोल रखा है, एकदम सही है। एक 2.4 पे सिंगलेट बोल रखा है, ये वाला हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड। 1H NMR डन। अब अगर आप इस पे आते हो C13 पे तो बोलोगे मैम एक 190 वाला सिग्नल इसका आ रहा है, एक मैम 4 आ रहे हैं ये वाले, तो ये रहे 1 2 3 और ये 4, ये 4 आ रहे हैं आपके कौन से वाले, C13 वाले। और बोलोगे एक है जिसकी डेल्टा वैल्यू 21 पे आ रही है, इट मींस वो कौन है, ये वाला CH3 कार्बन प्रेजेंट है। सारी बातें समझ में आ रही है आपको मेरी। मैंने बोला यहां से अगर कार्बन 13 देखती हूँ ना, कार्बन 13, तो कार्बन 13 में मेरे को क्लियर कट बात समझ में आती है कि एक ये सिग्नल इसका, इसको A बोल दूं क्या, 1 2 3 4 ही बोल देती हूँ। तो बोला ये 1 आपके पास में, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो हो गया आपके पास में, ये 5, मतलब ये 4 कार्बन हो गए आपके पास में जो सिग्नल दे रहे हैं, और एक ये सिग्नल दे रहा है, हो गया आराम से। कितने आ रहे हैं सिग्नल कार्बन 13 में, तो बोलोगे ये तो वैल्यूज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 वैल्यूज आ रही हैं, और 6 की 6 यहाँ लिखी है। डन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस आप करते हो, अप्रोच लगाते हो, सारी चीजें मैं आपको समझा दी है। यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको कोई दिक्कत आए, आप ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, इससे देख सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसे करने होते हैं आपको क्वेश्चन जिसमें आपके पास में मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिक्स्ड डेटा आता है, तो आपको रिजॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जो CSIR दिसंबर 12 में पूछा था आपसे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके लिए आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, सुनना देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O3। क्या फॉर्मूला है, C9H10O3, ये आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एग्जिबिटेड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा, ये सारा डेटा दे दिया आपको। IR की 2 रेंज दे दी। अब देखो किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना IR का, तो वो बता देगा कि मैम 3400 पे कौन आता है, OH की फ्रीक्वेंसी आती है। किसकी आती है, OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 3400 पे, ये सबको पता है, देखते ही स्ट्राइक हो रहा है। और एक आ रहा है आपका 1680 पे, तो बोल दोगे मैम ये तो कार्बोनिल होता है। ये कौन होता है, कार्बोनिल होता है। दो चीजें तो एकदम क्लियर कि ये तो कार्बोनिल है और एक OH है, वो तो सब जगह प्रेजेंट है। अब हर जगह कार्बोनिल है, हर जगह OH है, तो मैम यहां से तो कुछ नहीं निकल रहा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप NMR पे आओगे ना, NMR पे आओगे, NMR पे आके आपको एक बात क्लियर होगी। जरा डेटा को एक बार के लिए आप देखो। एक बोल रहा है 7.8 पे एरोमेटिक एच है ये तो, एक बोल रहा है 7 पे, ये भी एरोमेटिक एच है। ठीक है, आगे आपसे बोल रहे हैं 6.5 पे 1H का सिंगलेट। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना आप। बोल रहे 6.5 पे 1H का सिंगलेट। आगे आपसे बोले जा रहा है 5.8 पे 1H का D2O एक्सचेंजेबल। देखो D2O से कौन एक्सचेंज हो सकता है, राइट, ये बात समझना। देखो D2O से कौन सा हाइड्रोजन आपका एक्सचेंजेबल होता है, तो हम बोलते हैं जब भी आपके पास में OH से कनेक्टेड कोई H होता है ना, OH से, इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड कोई H होता है, एक्चुअली ये D2O से एक्सचेंजेबल है। मतलब D2O में अगर आप इसको शेक करते हैं ना, तो ये H ना D से एक्सचेंज हो जाता है, D से बदल जाता है, राइट। ये चीज कहां पॉसिबल है, जहां OH होगा तो उसका H जो है वो D से एक्सचेंज हो सकता है, राइट। तो ये जो D2O एक्सचेंजेबल वाली कंडीशन डालते हैं ना, ये आपको ये बता रहे होते हैं कि एक्चुअली यहां से आप OH को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, किसको कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे OH प्रेजेंट होने वाला है, आप OH को कंसिडर मान के चल सकते हो, एकदम ठीक है। आगे सुनना, नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं 3.93H का सिंगलेट। ठीक है, 3.93H का सिंगलेट। तो ये चीज आपको एकदम क्लैरिटी देती है। 3.9 शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात समझाई थी कि जब भी आप OMe देखते हो ना, OMe, तो ये जो Me आता है ना, Me मैंने आपको बताया था, इस Me की जो रेंज आती है ये 3.5 से 4.5 तक लाई करता है। कितना लाई करता है, 3.5 से 4.5 ppm तक जाता है, राइट। तो ये भी बात क्लियर हुई कि एक्चुअली ये 3.9 वाली जो 3H की वैल्यू दे रखी है, ये आपकी OMe की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, OMe की। आगे बोल रहे हैं 2.3 H का सिंगलेट आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई किसी भी तरीके की कपलिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंगलेट है, राइट। और वैल्यू कितनी है, 3H है। तो आप ढूंढो जरा कौन से ऐसे 3H है जो सिंगलेट आपको देंगे 2.3 पे, राइट। तो आप बोलोगे मैम एक तो ये हो सकता है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, 2.3 वैल्यू तो नहीं रहेगी, ज्यादा जाएगी। ये भी नहीं हो सकता, राइट। अब दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे काट दिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डन। अगर मैं इस पे आऊं तो बोलोगे Me जो है ना मैम, वो कार्बोनिल से कनेक्टेड है, तो वैल्यू 2.3 तक जा सकती है। तो C और D मेरे लिए सही ऑप्शंस मुझे समझ में आ रहे हैं, राइट। और D2 एक्सचेंजेबल से मेरी बात समझ में आ रही है कि OH ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है, तो ये भी बात क्लियर है कि OH इसमें भी है, राइट। 3.9 पे 3H का सिंगलेट तो OMe होने वाला है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब मेरे को ना इस ऑप्शन को कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, और मैंने इसको भी कट कर दिया। अभी तक तो सब चीजें डन है, मतलब इनसे मेरे 2 ऑप्शंस निकले, 2 एलिमिनेट हो चुके। अब आती हूँ जरा इस पे। एक तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 1H का डबलेट, एक मिल रहा है 1H का डबलेट, और एक मुझे मिल रहा है 1H का सिंगलेट,
क्या मिल रहा है, 1H का सिंगलेट। अब आप ढूंढो जरा, आप बोलोगे मैम एक H यहाँ आएगा जिसको A बोल दो, एक H यहाँ आएगा जिसको B बोल दो, एक H यहाँ आएगा जिसको C बोल दो, डन। एक बोलोगे यहाँ पे आएगा जिसको A बोल दो, यहाँ पे आएगा जिसको B बोल दो, यहाँ पे आएगा जिसको C बोल दो। आप सुनना जरा, ऐसी आपको कौन सी दो वैल्यूज दिख रही है जिसमें आपको क्लियर कट, देखो तीन सिग्नल तो ये है ही, राइट। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज दिख रही हैं, एरोमेटिक H की वैल्यू 7 जाती है, जो एक के पास तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो वैल्यू 7 से बढ़ गई, एक के पास में डोनेटिंग ग्रुप लगाओ जिससे वैल्यू कम हो गई। समझ में आ रही ना बात, कि एक के पास में डी शील्डेड, आपके पास में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो आपकी वैल्यू डी शील्डेड हो गई, वैल्यू हाई चली गई। कोई आपके पास में डोनेटिंग ग्रुप लगा तो आपकी वैल्यू कम हो गई, दैट मीन्स आप शील्डेड हो गए। आपको सिर्फ ये देखना था, ठीक है। जैसे ही आप दो डेटा देखोगे, बोलोगे 7.8, इट मीन्स कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पावरफुल साथ में, पास में। तो बोलोगे जैसे ये चीज हम देखते हैं ना मैम, तो बोलेंगे ये HC जो है इसके पड़ोस में आपके पास में कार्बोनिल सिस्टम लगा हुआ है जो विड्रॉइंग इन नेचर है, वेयरएज यहाँ पे OH लगा हुआ है जो डोनेटिंग इन नेचर है। इट मींस मैम यही सही दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो OM ही है, यहाँ पे देखोगे तो OH है इन दोनों के पास में, ये इतने जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो बोलेंगे डेफिनेटली मैम ये ठीक दिख रहा है, अप्रोप्रिएट है कि इसके पास में एक विड्रॉइंग ग्रुप है जो वैल्यू को 7 से 7.8 तक लेके जा रहा है, वेयरएज इसके पास में यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है जो वैल्यू को 7.0 तक लेके जा रहा है। इट मींस अगर आप इन दो पे ऑप्शंस पे आ गए ना, आराम से उनको एलिमिनेट कर सकते हो, और एलिमिनेट करते हुए आप बोलोगे जो इसका ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। बताइए बात समझ में आई। एक एक बात जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दी हुई होती है वो सारी बातें कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। जैसे यहाँ पे इन दो बातों ने बताया कि कार्बोनिल है, इसने बताया OH है, डन। D2O एक्सचेंजेबल ने बताया कि भाई OH प्रेजेंट हो सकता है और OH की ये चीज हो सकती है, ठीक है। आगे आपको 3.9 वाली चीज ने बताया कि OM ही कनेक्टेड हो सकता है। आपको 2.3 ने बताया कि कार्बोनिल से लगा हुआ है Me, ये भी सॉर्टेड है। फिर जो दो वैल्यूज बची, इन्होंने बोला हम तो एरोमेटिक H है, तो एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, आप यहां फंस गए। लास्ट किसने आंसर दिया, इस एरोमेटिक में भी आपने जब वैल्यूज देखी ना तो 7 और 7.8 मिली, तो आपने आइडिया लगा लिया एक तो विड्रॉइंग है पास में, एक डोनेटिंग है, तभी ये चीज हो पा रही है। सिंपल, आपने आइडिया देखते हुए डी को टिक किया। बताइए हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था CSI दिसंबर 12 में, और यस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज बी अवेयर फॉर दीज क्वेश्चन, ठीक है। इनके लिए आपको क्या रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अभी इस लेक्चर को मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। जो भी मेजर मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, वो मैंने कोशिश करी है कि आपके इस लेक्चर में सारी की सारी इंक्लूडेड हो, सारी बातें आपको समझ में आई कि किस तरीके से IR से या आपके NMR से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही दो मेजर क्वेश्चन है। UV एंड मास से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपको जो चीजें कंसिडर करके जो करनी ही करनी है ना, वो IR NMR को तो आपको करना ही करना है। लास्ट लेक्चर देखोगे मैंने NMR के बारे में बहुत सारी बातें करी हुई हैं, ये वाला लेक्चर में मैंने IR के बारे में और NMR को थोड़ा सा डिस्कस करके कंप्लीट करके IR के बारे में बातें की थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला होगा कुछ। सो इन चीजों को प्लीज एक बार के लिए रिविजन में लेके, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो प्लीज इनको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज उनको एक बार के लिए वापस से देखना, ठीक है ना, अच्छे से समझना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।